हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में। और आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। उससे पहले जरूर मैं कुछ डाइलेक्ट्रिक के सवाल आपके कैपेसिटर वाला कराऊंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर, लेकिन उसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी एक नया और एकदम ही शानदार जोरदार चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले। इको नहीं कर रहा यार यहाँ पे थोड़ा सा इस रूम में कूलिंग नहीं तो आवाज गूंज रहा है कोई। चल गया क्या? अरे ये तो दिख ही नहीं रहा। हाँ भाई, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो फटाफट थम्स अप करल जा, फटाफट थम्स अप करो। ओके, चल ही नहीं रहा यार, कोई बात नहीं। चलिए, वीडियो जा रहा है ना, लेक्चर शुरू कर सकता हूं मैं क्या? अरे आ तो रहा है यहाँ पे। हाँ, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या? चलिए, तो साहब आज करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारा जो गोल है वो गोल क्या है? तो आइए, हमारा गोल है कि हम सबसे पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस ऑन कैपेसिटर। कैपेसिटर पे 2-4 सवाल करेंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक करंट को फील करेंगे कि साहब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, उससे पहले हम करंट वर्ड को समझेंगे, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी पर जाएंगे। ठीक है भाई, मैंने कल आपको जब पढ़ाया था तो आपको 1-2 सवाल दिए थे, याद है? 1-2 सवाल दिए थे कि ये वाला आप जाके करना, नीट 2015 का सवाल। तो 15 का नहीं था बेटा, वो सवाल था 2016 का। ये है नीट 2016 का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? नीट 2016 का। क्या? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए, पैरेलल के प्लेट कैपेसिटर उसका एरिया ए है, plate separation D and a capacitance C is filled with a 4 dielectric material having dielectric constant K1, K2, K3, K4, having dielectric constant K1, K2, K3 and K4। ये सवाल देखा हुआ है तेरा? है? क्या बात कर रहा है? पहले तू उदास उदास दिख रहा था, देखते ही चेहरा चमक गया सवाल देखते ही। है? इसमें आवाज नहीं जाएगी। हाँ, ये सवाल आपने बताया था। हाँ। एनटीए का ये सलूशन गलत है। हाँ। और आपने एक सही सलूशन का अप्रोच बताया था। और कुछ इसमें जोरदार तरीका भी बताया था जल्दी करने का। हाँ, क्या? यहाँ पर एक कुछ ऐसी अलग सी सोच। यहाँ पर जो प्रॉब्लम होता है, वो जो 3 कैपेसिटर है K1, K2, K3, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन पर नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ा। हाँ, क्योंकि दोनों मतलब दूसरा तरफ प्लेट का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, है ना? हाँ, अच्छा, इसका सही अप्रोच आपने बताया था। K1 को और एक K4 के साथ सीरीज में ले लो, सीरीज में बनाना पड़ेगा। K4 सीरीज में ले लो, ऐसा? हाँ, ऐसा 6 कैपेसिटर बनाना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद हाँ, 6 कैपेसिटर K1 और K4 के साथ जो 6 कैपेसिटर बनाना पड़ेगा। वाह 6 कैपेसिटर बनाना ये तो पड़ेगा। मैं भूल गया, तूने बता दिया, मुझे याद आ गया, नहीं तो मैं भूल गया था। ऐसा बता रहे हैं। और पूछ रहे कौन है? अच्छा, बच्चे तुम्हें पहचान गए कि तुम कहाँ से हो? तुम्हें तो नहीं पहचान रहे कि बच्चे ये तो नहीं पहचान रहे कि तुम कौन हो, लेकिन बच्चे ये पहचान रहे हो तुम कहाँ से हो। कैसे हैं? लिख रहे थे बच्चे, बताओ तो। ये बोलने से जो भी ये इनका जो लैंग्वेज था, थोड़ा बहुत बोल के पता चला ये कहाँ से होंगे। देखो, अच्छा, कमेंट सेक्शन से हाँ सब लिख रहा है। लिख रहा है। हाँ, देखो, अच्छा, पकड़ लिया। पकड़ लिया। ये तो कह रहे युगांडा। आपका चलिए, तो युगांडा से 2 विद्यार्थी हैं आपसे मिलने। हाँ, युगांडा से हैं 2 विद्यार्थी। आ जाओ, युगांडा ही बोल रहे। आजा 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 आजा, कोई बात नहीं, आ जाओ, दोनों लोग आ जाओ, दोनों लोग आ जाओ। ये 2 लोग हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से हो? MD रेजाउल्ला। हम्म। रेजा हम्म, मेरा शॉर्ट नेम की।
और वो सैमुअल। अच्छा, कहाँ से हो? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से। अच्छा, वेस्ट बंगाल के मैंने सुना है कि बहुत छोटे से गांव में हो जहाँ कोचिंग वोचिंग बहुत दूर दूर तक नहीं होती, ऐसा है क्या? हाँ। कौन से गांव से? बच्चे खुद ही जान जाएंगे, बता दो, गांव बता दो अपना। मेरा गांव का नाम है छोटा आलुंदा। अच्छा, छोटा आलुंदा अगर हिंदी वर्सन में बोले थोड़ा। हाँ हाँ हाँ। हाँ। अच्छा, आपने ये भी बोला था कि 11th क्लास तक आपने सोचा नहीं था कि आप डॉक्टर बनेंगे, कुछ ऐसा है क्या? हाँ, 11th के मिड या एंड से मैंने सोचना शुरू किया डॉक्टर होने के बारे में। अच्छा, तो उससे पहले तुमने क्या सोचा था? तुम्हारा गोल क्या था लाइफ का कि मैं क्या करूंगा 11th से, मतलब 11th के एंड से पहले पहले तक? पहले मैं जेई और नीट में थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन अच्छे से पढ़ता था। अरे तुमने तो कुछ बताया था कि तुम कोई वो बनना चाहते थे, किसी और चीज़ का तैयारी करना चाहते थे। हाँ, थोड़ा फिजियोथेरेपी का भी प्रिपरेशन किया था। तुमने तो ये मतलब मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि एकदम छोटे से गांव का एकदम बच्चा जो फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाह रहा था, नीट जेई के बारे में उतना नहीं पता था स्टार्टिंग से। हाँ, नीट जेई के बारे में पता भी नहीं था। नीट जेई के बारे में पता था कि, लेकिन इसका जो कंपटीशन कैसे प्रिपेयर करना है ये वो सारी चीज़ पता नहीं था। हाँ, ये सारी चीजें पता नहीं था कि तैयारी कैसे, नाम सुना था, तभी तो फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में भी आपने सुना होगा, बिल्कुल नाम सुना था, लेकिन इतना ज्यादा गाइड करने वाला कोई नहीं था, बताने वाला कोई नहीं था कि बता दे नीट जेई की तैयारी कैसे होती है, ऐसा। हाँ, ऐसा मैंने इंटरनेट पर ही इसका गाइडेंस मिला, फिजिक्स वाला से जो ऑनलाइन कोचिंग यहाँ पर मिला, ऐसे। हाँ, और ये 11th तो ये यूट्यूब से पढ़े थे, 11th में किसी बैच में नहीं थे, यूट्यूब के सेशन से उन्होंने 11th कंप्लीट किया था पेज सीरीज से, और लक्ष्य बैच में इन्होंने 12th पढ़ा था, और इनके मार्क्स आ रहे हैं 700। अब एक दो चैलेंज भी है क्वेश्चन में, देखते हैं क्या होता है। वैसे 700 एक्सक्लूड करके आ रहे एकदम, अपने को चैलेंज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। चैलेंज का फर्क पड़ सकता है +-5। हाँ, बट 700 मार्क्स है इनके, और फिजिक्स में इनके हैं 180 नंबर, और इनके भी है फिजिक्स में 180 नंबर, और भी 2-4 बच्चे जिनके हैं 180 नंबर, तो ये अलग बात है। बाकी सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि देखो यार, मतलब ऑनलाइन से सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं, बच्चे टॉप भी कर रहे हैं। ईमानदारी से बताओ कि तुमने, मतलब देखो ये तुम लाइव हो, बहुत सारे बच्चे तुमको देख रहे हैं, तुम पे भरोसा भी कर रहे हैं, और शायद बहुत दूर दूर से लोग देखेंगे, तो कई लोगों को लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। क्या तुमने 11th और 12th पूरी तरीके से ऑनलाइन पढ़ा था क्या? हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरी ऑनलाइन से पढ़ा था, और ऑनलाइन पढ़ के 700 नंबर 705 नंबर लेके आ रहे हैं बच्चे। इनका 705-6 नंबर है, चैलेंज से वो 715 भी जा सकता है, 10 भी हो सकता है, इनके भी 5 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, मतलब 700 के आसपास नंबर लोग बच्चे ला रहे हैं, मतलब टॉप भी कर रहे हैं, सिर्फ सिलेक्शन की बात नहीं, टॉप कर रहे हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू दीज 2 प्लेयर, एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। और क्योंकि देखो यार, टीचर तो हर जगह पढ़ा रहा है, सब लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चा घर पे बैठ के एकदम क्रांतिकारी टाइप पढ़ता है, ये तो बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी था। मतलब इसका 11th खराब होने के बाद भी सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल काम है। हाँ सर। तेरा 11th तो ठीक था? हाँ ठीक था। सर बायो खराब था 11th में। बायो खराब था। बायो खराब था। अच्छा, कितने घंटे पढ़ते थे यार? ये एक टॉपिक है सब बच्चे पूछते हैं यार, हम क्या करें, बच्चे पूछते हैं कि तो कितने घंटे पढ़ना जरूरी है सेलेक्ट होने के लिए, कितना हम पढ़ें, तो तुम बताओ। अगर मैं बताऊँ 6 to 8 आवर्स ही होगा, लेकिन पूरा दिन लग जाता था इसको निकालने में, मतलब बहुत इफेक्टिव पढ़ाई करता था। अच्छा, ये जो 7 से 8 घंटे बोल रहा है ना, तुम्हारा 7 से 8 घंटा, इसका अलग है। तो ये अगर 12 घंटा बैठता है तो उसको बोलता है 7-8 घंटा। रीजन बताता हूँ, क्योंकि उस 12 घंटे में ये 15 मिनट का ब्रेक लेता है, उसको हटा देते हो, है ना? हाँ, ये एकदम कैलकुलेटिव है इसका, मैंने इससे बात किया, ये बता रहा था कि मतलब ये 5 मिनट के लिए अगर उठ रहा है तो 5 मिनट नहीं काउंट करता ये। अगर 10 मिनट के लिए ये अगर कुछ और करने चला गया, या फिर 10 मिनट के लिए पानी पीने चला गया, तो उसको काउंट नहीं करता था। 8 घंटे मतलब 8 घंटे प्योर, वो तुम्हारे 12-15 घंटे की बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात होती है कि कंसंट्रेट कितना कर रहे हो पढ़ाई पर, कितना फोकस्ड हो, उससे इफिशियंसी भी तो होता है ना, इफिशियंसी इंक्रीज होता है। किसी के 4 घंटे की पढ़ाई किसी के 1 घंटे के बराबर हो सकती है, सही कह रहा हूं मैं? किसी के 4 घंटे किसी के 1 घंटे बराबर हो सकते हैं। हाँ, हो सकता है। और तुम भी एकदम अपीयरिंग में 12th ब्लैक लक्ष्य बैच से तुमने रिजल्ट हो रहा है, तो बाकी बच्चों को क्या कहना चाहोगे कि कैसे पढ़ाई करें, 11th का रिवीजन कब से शुरू कर दे? मैं यही बोलूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से करना चाहिए, तभी
पता चलेगा कि कितना रिटेन कर पा रहे हो। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रहा, क्वेश्चन नहीं बन रहा, मतलब कुछ गलती हो रहा है। अगर क्वेश्चन बन रहा है मतलब सही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वहाँ देखो कि वो क्वेश्चन बन रहा है या नहीं। और एक चीज़ और कि बुक कौन से सॉल्व किए थे प्रैक्टिस के लिए, मतलब कौन कौन सा मतलब आपने स्टेप फॉलो किया था? नोट्स तो लेक्चर तो लिया ही था, सारे लेक्चर लिए थे 12th में? 12th में मैंने सारे लेक्चर ले लिया। नोट्स बनाया था? नोट्स बहुत ज़्यादा नहीं बनाया, थ्योरी का बनाया, सारे क्वेश्चन नहीं, लेकिन बहुत जितना ज़रूरी लगा मुझे उतना बनाया। अच्छा, लेकिन जरूरी वैसे सारे ही होते हैं, तुम तो सारे बनाना, और नहीं भी बनाते हो तो एक अलग से जीरोक्स निकाल के रख लेना रिवीजन करने के लिए, है ना? दूसरी बात, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक यूज़ किया था? हाँ, एक बुक यूज़ किया था मैंने। मेरे फिजिक्स में इंटरेस्ट आ गया था, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा यूज़ किया। ऐसे नीट के लिए ज़रूरी नहीं इतना। तुमने बुक यूज़ किया था? पांडे यूज़ किया? हाँ सर। 11th में यूज़ किया था? 12th में? 12th में स्टार्टिंग के चैप्टर्स के करे थे, फिर बाद में टाइम ही नहीं मिला था तो नहीं करा। बिल्कुल, बाद में टाइम नहीं मिला तो नहीं करा। वैसे आप जब तुम करते थे तो नोट्स के सवाल मिलते थे बुक में? हाँ, वही क्वेश्चन, वही कॉन्सेप्ट हर जगह रिपीट होता है बहुत। 11th का रिवीजन कब से शुरू कर देना चाहिए यार 12th के बच्चों को? सर मैंने सोचा था कि 11th का रिवीजन 12th के साथ ही कर लूँ। थोड़ा बहुत 2 चैप्टर्स कर लिए थे, पर नहीं हो पा रहा था, बहुत मैनेजमेंट हो रहा, मिसमैनेजमेंट। फिर कब से स्टार्ट किया तुमने 11th रिवाइज करना प्रॉपर? दिसंबर से शुरू कर दिया था। बाकी जितना कोशिश करो, अगर तुम देखो 4 सब्जेक्ट है तुम्हारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, तो चारों में से कुछ कुछ चैप्टर्स, कुछ कुछ सब्जेक्ट उठा के रिवाइज करते रहो। कंप्लीटली छोड़ देना ठीक नहीं रहता है। हाँ, कम्प्लीटली छोड़ देना ठीक नहीं है। जो लग रहा है ये थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज जो चीज़ है वो 12th के साथ साथ देख लिया जाए तो अच्छा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी। सराई ना ही ना अच्छा हेलो, हाय। सफल हो जाएगा। बहुत टाइम बाद आया भैया। बोर्ड कौन सा था? तो देखो तुम लोग यहाँ पे मिल रहे हो, तो ये दोनों ही बच्चे बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं और इस बार नीट में ऑफकोर्स टॉप रैंक्स के अंदर होंगे और दोनों की ही कहानियाँ बैचेस के अंदर की ही है। तो दोनों ही की सिमिलर कहानी है। अर्जुना नीट पेस और ये पहले पेस में थे, फिर लक्ष्य में था। नहीं पेस में थे, फिर उन्होंने अर्जुना भी खरीदा था। ये मेरी पूरी बात हुई। अच्छा। पर अर्जुना में लेक्चर बहुत बड़े हो गए थे और इनको लेट हो गई थी, तो फिर ये लक्ष्य पेस से पढ़ रहे थे और टेस्ट और डीपीपी अर्जुना से किया। अर्जुना फिर लक्ष्य में आ गए। फिर लक्ष्य में अच्छे से डेडिकेटेडली लेक्चर और टेस्ट और डीपीपी किया। और इसने थोड़ी डीपीपी में चोरी भी की 11th में, मेरे को बता रहा था स्टार्टिंग में किया था। तो दोनों ही बहुत ही बढ़िया रिजल्ट लेके आ रहे हैं और नेक्स्ट ईयर अब आप लोग की बारी है ऐसे ही यहाँ पे खड़े होना, रिजल्ट आना। अरे आ जाओ सर, आ जाओ। बैग यही डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। हेलो, देखो और भी एक गेस्ट मेहमान आ गए साथ में। देख लो, आप लोगों के सामने 2 बच्चे हैं और आप ही के बैच के हैं, है ना? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारे बैच के ही बच्चे हैं ये, और अगले साल तुम में से भी यहाँ 2 खड़े हैं ना, कम से कम 8-10 होने चाहिए, ठीक है? स्क्रीन में नहीं आने चाहिए। एमआर सर क्या बोलते हो? हाँ, नहीं, बहुत सारे बच्चे आएंगे अगले साल। और देखो यार, मतलब बहुत ज़्यादा पैरेलल थॉट्स चल रहा होता है पेरेंट्स और बच्चों के मन में कि ऑनलाइन ऑफलाइन। तो देखो यार, बात सिलेक्शन की नहीं, बच्चे टॉप कर रहे हैं ऑनलाइन से पढ़ के, फुल में से फुल मार्क्स ला रहे हैं नीट IIT जैसे एग्जाम में। तो यार तुम सेलेक्ट तो हो ही सकते हो किसी भी हालत में। कंटेंट इंपॉर्टेंट है, टेस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई रेगुलर, मतलब रोज तुम पढ़ रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पढ़ रहे हो फर्क नहीं पड़ता इस बात से। नहीं, बहुत सारे बच्चे को कॉन्फिडेंस चाहिए सर, जो ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं ना, उनको कॉन्फिडेंस चाहिए कि क्या सिलेक्शन हो जाएगा, क्या इतने नंबर आ जाएंगे, क्या सब कुछ हो जाएगा। होगा, सारे लेक्चर देखोगे, रोज 6 घंटा 8 घंटा पढ़ोगे, सारे टेस्ट दोगे, डीपीपी करोगे, तो कुछ भी हो जाएगा। जैसे आप लोग को लगता है ना, और कई लोग ये बोलते हैं नहीं ये सिर्फ PW में नहीं, साथ में डेफिनेटली ऑफलाइन कोचिंग कहीं ना कहीं पढ़ता होगा, इसीलिए रिजल्ट। सैमुअल कहीं भी कोई भी ऑफलाइन कोचिंग, ये तो इसका तो नहीं, मैंने इससे बात किया था एक, मतलब इंस्टा पे अचानक से मिला था मुझे। तो मैंने इससे पूछा लेक्चर मैंने देखा है, तो मैंने इससे रैंडम क्वेश्चन पूछा। हाँ, मैंने इसे
ये इसका नाम तो रैंडम 3-4 क्लासेस में एक बार आता था। नाम अभी मैं इनसे बातें कर रहा था, तो इसका सबसे पहली बार जो पीडब्ल्यू के स्मार्ट बोर्ड पे नाम है वो क्लास 10th के एक मेंटी क्विज में है। इसने बताया कि मेंटी क्विज था, रक्षक सर थे और भाग्यश्री मैम थी, वो फिजिक्स वर्सेस बायो स्कूल से आके कह रहा है उसमें भी मेरा नाम है, 3rd आया था और उसमें इसको प्रॉमिस किया था प्राइज देंगे, पर नहीं दिया था। आज मिलेगा। इसने अपना आधार कार्ड भेजा था कि हमें प्राइज दे दो और हम लोग ने प्राइज नहीं दिया था, तो लो भाई आज प्राइज देते हैं। 170 रुपए उधार भी है मेरे पे। वो मतलब 150 100 नहीं, इसको देना पड़ेगा 150 रुपए, पेटीएम करूंगा मैं तुम्हें, अभी कैश नहीं मेरे पास। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और ये हमारा कोई प्लान नहीं था यार बैच में आगे करने का, ये रैंडम हो गया। अभी मेरी क्लास थी, मैं यहाँ था, ऑफिस आए हुए थे तो रैंडम हुआ है ये पूरा। और ये इनका हाँ, इनके बारे में भी बता दें तो रेजा आते हैं वेस्ट बंगाल के एक गांव से, गांव का नाम मैं 3 बार पूछ चुका हूँ, छोटा आलुंदा। छोटा आलुंदा से आते हैं। और क्या सबसे पहले डॉक्टर है, गांव के सबसे प्रथम डॉक्टर हैं। पीडब्ल्यू में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अपने गांव के पहले डॉक्टर। नहीं था 11th तक कि मैं डॉक्टर बनूंगा। ये पीसीएम भी लिए थे और जेई के अंदर भी इनका 99.64 परसेंटाइल आया है जेई मेंस के अंदर, 4000 रैंक जेई में भी है इनकी। आप किसी ऑफलाइन कोचिंग कभी 11th-12th में कहीं पे भी नहीं, किसी भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं? तो और आपका रीजन कुछ और था, क्योंकि वो दूर पड़ रही थी, शिवड़ी जाना पड़ रहा था, या कोलकाता जाओ या कोटा जाओ। तो देखो, जो आप लोग को कन्फ्यूजन होता है कि ऑनलाइन से पढ़ के सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या ऑफलाइन जाना जरूरी है, तो यहाँ आपके सामने रिजल्ट है। और सिलेक्शन नहीं है, टॉपर्स हैं। तो एग्जैक्टली बच्चे घर से पढ़ के टाइम बचा के टॉप भी कर रहे हैं इन्हीं बैचेस से। अर्जुना, लक्ष्य, इन्हीं बैचेस से सिलेक्शन हो रहा है। इन लोग किसी डिफरेंट बैच से नहीं है। क्या आपकी कोई डिफरेंट बैच थे जहां आप पढ़ते थे कि इन्हीं बैचेस से पढ़ रहे थे? सर यकीन का भी लिया था, यकीन का भी लिया था। ये डेटा भी नहीं आया। यकीन का अब इसका सच सामने आएगा। यकीन का इसने बैच नहीं लिया था, इधर उधर से कहीं से लेक्चर जुगाड़ के देखे थे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? इसने सेलेक्ट हो गया, सब माफ है। ये मुझे बता रहा था कि सर मैंने यकीन के 11th के रिवीजन किए थे आपसे, बट मैंने कोई बैच नहीं खरीदा था, वो कहीं कहीं मिल गया था वीडियो मुझे। कहाँ? एक बात मैं इनके फादर की बता देता हूँ। इनके फादर से भी मेरी अभी बात हो रही थी, तो वो तो एनआईटी से वो पास आउट है, एनआईटी नागपुर से। और उन्होंने 9th क्लास में जब ये आया था तब अपनी जॉब छोड़ दी थी कि भाई ये इसको पढ़ाना है वैसा। और उन्होंने अपना कोई वेंचर स्टार्ट किया था। तो पेरेंट्स का भी काफ़ी सेक्रीफाइस होता है इसमें, है ना। ऑब्जर्वेशन भी बहुत जरूरी होता है कि बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि ऑनलाइन है ना। अगर इन दोनों बच्चों को देखें तो ये खुद से भी काफ़ी मोटिवेटेड रहे हमेशा। कोई ऐसा एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की इनको जरूरत नहीं पड़ी है कि कोई भी आके मोटिवेट करे। ये खुद से ही मोटिवेट रहे, और ऐसा होना चाहिए आपके पास भी, कि आपको लगना चाहिए कि यार आपके पेरेंट्स हैं सामने, जो उनसे अच्छा मोटिवेशन आपके पास नहीं हो सकता है ना। और टीचर को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते थे ये लोग। टीचर को मतलब सच में बैच में जो भी टीचर्स पढ़ा रहे उनको सीरियसली लेते थे, मजाक मजाक में नहीं। मतलब सीरियसली बोला था मैंने क्लास में एक बार, सिलेक्शन तुम्हारा होगा, 5 किलो टेस्ट पेपर तुमको करने पड़ेंगे। 11th क्लास में बोल दिया था। तो इसने अपने पिताजी को बोला और कोटा से मंगवाया 5 किलो एग्जैक्टली। ऐसा था क्या? हाँ सर, बता रहे थे तुम्हारे पेरेंट्स। हाँ सर। उन्होंने बोला कि कितने साल के चाहिए, कितने पेपर? बोला नहीं 5 किलो चाहिए, 5 किलो चाहिए बस। तो मतलब यार है कि मतलब टीचर के साथ एक बार मैच करा लो अपनी फ्रीक्वेंसी और लग जाओ उसके साथ, अल्टीमेटली यार सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन बच्चे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्कूल का। हाँ, आपने स्कूल भी किया? हाँ, दोनों गाइड करो कैसे। रेगुलर स्कूल जाता था सर। रेगुलर स्कूल हाँ। ये भी, और इनका भी स्कूल चल रहा था। स्कूल में मेरा थोड़ा अटेंडेंस का इतना इशू नहीं था। नहीं था तो मार देते थे। इसका अटेंडेंस का था, ये बताइए। हाँ, पर ये भी स्कूल 5 में से 4 दिन ही जा रहे थे। तो थोड़ा बहुत कट किया है। पर एक चीज दोनों में एक चीज और बहुत खास बताइए, जिसको हो सकता हो आप अभी तक नहीं समझते हो, कि दोनों अपने स्कूल एग्जाम्स को दे रहे थे लगातार और वहां भी अच्छा स्कोर कर रहे थे। एक चीज और जो दोनों की कॉमन निकल के आई, दोनों ने भर भर के सारे टेस्ट दिए हैं। टेस्ट के क्वेश्चंस नहीं आते थे तो वीडियो सोल्यूशंस देखे हैं, टेस्ट को इंप्रूव किया है। टेस्ट को लेके दोनों सीरियस थे, कंप्लीट टेस्ट दिए हैं दोनों ने। तो टेस्ट को लेके आपको भी सीरियस रहना चाहिए। बाकी इस ईयर ऑफलाइन टेस्ट भी आ रहे हैं, ये भी इन लोगों ने दोनों ने रिक्वेस्ट की कि ऑफलाइन टेस्ट होने चाहिए। तो वो भी सितंबर में हम लोग लेके आएंगे कि ऑफलाइन टेस्ट आपके आसपास हो, तो वो भी चीज अब करेंगे। ठीक है सर, बाकी आप पढ़ा लो सर। एक चीज और है, जैसे बैच लक्ष्य है, शायद मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन टॉपर्स लक्ष्य से ही आते हैं और सबसे ज्यादा सिलेक्शन यकीन देता है। ये भी फैक्ट है, सबसे ज्यादा बच्चा सेलेक्ट होता है यकीन से। यकीन सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला बैच है, लेकिन सबसे बढ़िया रैंक देने वाला बैच लक्ष्य है। तो इस परंपरा को तुम्हें कायम रखना है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। इधर ज्यादा अभी हमारे सर यकीन में जाके यही फ्लिप कर देंगे। नहीं सर, फ्लिप कैसे कर दूंगा? रिजल्ट कहां से दिखाऊंगा मैं?
नहीं नहीं नहीं, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला बैच यकीन है सर, बहुत बहुत मतलब उसमें तीन, मान गए सर। अरे यार नहीं नहीं, 300 के बच्चे 620 640 ला रहे, 300 जो नंबर आ रहे थे ना वो इतने मार्क्स ला रहे, लेकिन टॉपर्स यहीं से आता है। आपने जब बोला था ना यकीन बैच में कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन होता है, तो मैंने दिल पे ले लिया भाई यकीन। भाई नॉट लक्ष्य। नहीं नहीं, तो टॉपर्स आते हैं ना यहाँ से। आपने नहीं बोला था सर। अच्छा नहीं बोला तो यार मतलब अभी लक्ष्य बैच को शायद दूसरा साल ही हुआ है अभी, अभी तो नहीं नहीं, अब ये तीसरा साल चल, रिजल्ट के मामले में ये दूसरा ही साल है ना, दूसरा साल है फुल में सिर्फ। और कुछ कहना चाहता है? नहीं सर, नहीं सर, हाँ? नहीं सर। और कुछ बात नहीं सर, नहीं ना? नहीं। चल थैंक यू, आप लोग से फिर मिलवाते हैं, ठीक है सर। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ज्यादा फन हो यार। अभी आप सीरियस कर दोगे। बाहे, अरे बाहे किसको बोल रहा है? ले कलम टूट गया, ये जिसका थोड़ा बहुत बचा था वो भी टूट गया। इसको तो मैंने ऐसे रखा हाथ में, टूट गया ये। अच्छा उनको बाय बोल रहा, मुझे बोला कि हो गया बाय सर निकल लो आप भी, ऐसा तो नहीं है? पढ़ेगा कि बंद दे? हाँ भाई पढ़ना है कि रहने दे भाई? गिफ्ट में क्या है? 4 किलो बतासा, 3 किलो बैगन, घर पे जाके भरता बना के खाएगा, 4 किलो कद्दू, यही है और क्या है? ले पर चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिए। तो ये सवाल क्या कह रहा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए, ये पूरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका नीचे वाला जो प्लेट है ध्यान से देखिए, इसका नीचे वाला प्लेट ये है, देखो ये नीचे वाला प्लेट देखो ये है, ठीक है ओके। ये ऊपर वाला प्लेट है, ये ऊपर वाला प्लेट है, ठीक है सर। इस प्लेट का एरिया ए, इस प्लेट का भी एरिया ए। D is the separation between the plates. D is the separation between the plates. With 4 dielectric material having dielectric constant K1, K2, K3 and K4. K1, K2, K3 and K4. ये यहाँ रहा K4. K4. As shown in a figure below, if a single dielectric material is used to have the same capacitance in the capacitor, then the dielectric constant K is given by. मतलब सबको हटा के अगर मैं एक ही डायलेक्ट्रिक डालूं तो उसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होनी चाहिए? उसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होनी चाहिए कि उसकी कैपेसिटेंस सेम आ जाए, ठीक है ना? उसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होना चाहिए कि उसकी कैपेसिटेंस सेम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आप बोलेंगे सर ये तो बहुत लेंथी सवाल हो गया, क्या ऐसे सवाल आते हैं नीट में? हाँ आते हैं, 45 में से 1-2 सवाल ऐसे आते हैं। जब ये नीट में आया था 95% बच्चे इसको छोड़ के आए थे, मैं रिपीट कर रहा हूं 95% बच्चे इसको छोड़ के आए थे, 95% से ज्यादा बच्चे इसको छोड़ के आए थे। सर कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम एमआर स्टार लगाएंगे और कहानी को यहीं पे रफा दफा करेंगे। क्या एमआर स्टार? देखो इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, K3 है और ये पूरा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K4 है। तो अगर मैं K1 बराबर K2 बराबर K3 बराबर K4 बराबर 1 मान लूं, मतलब सबकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और उसकी वैल्यू 1 के बराबर है, मतलब पूरा एयर 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 एयर, तो सब कुछ एयर, तो K इक्विवेलेंट भी क्या आ जाएगा? 1 ही आना चाहिए। इस बात की समझ कितने लोगों को है कि अगर यहां पे K1, K2, K3, K4 की वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो वैल्यू कितनी हो सकती है? सर वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है K1, K2, K3, 4 की। अगर वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब कुछ भी में हम क्या लें? तो सबसे पहला हम सिंपल केस मानते हैं कि मान लो K1 है, सबकी वैल्यू 1 1 1, सबकी वैल्यू 1 1 1, तो उसके जगह पे एक डालेंगे, उसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्विवेलेंट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी 1 होगी। सर ठीक है समझ आ गया। तो यहां पे इसको 1 1 1 1 रखोगे,
तो 1 1 1 3 और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 1 3, तो k इज इक्वल टू 6 आएगा, तो ये गलत हो गया। 1 1 1 तो 3 3 बटा 3, 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 4 आ गया, गलत हो गया। 1 1 1 ये क्या हो जाएगा सर 2/3, देखो 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या बनेगा 2/3 प्लस 1, सही लिख रहा हूँ क्या? हाँ। इसका एलसीएम लोगे बेटा तो 5/3 आ जाएगा क्या? हाँ। तो यहां से तुम देखो तो k तो 1 नहीं आ रहा, गलत है ये। इसको देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3/2 लिख सकता हूं क्या इसको? 3/2, हाँ सर सही है, सही है। तो ये हो गया तुम्हारा टोटल 3 प्लस 3/2, 2 एलसीएम लोगे 3 दूना 6। एक मिनट यार, कुछ गलत लिखा है क्या यहाँ पे? मुझे लग रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस जगह पे 3 है, इस जगह पे बेटा 3 है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है कुछ, वो मैं सही आंसर भी निकालना सिखा दूंगा आपको। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, यह 3 है, तो देखो ये 3 बटा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये 3 आ जाएगा, प्लस 1/1, क्लियर है। अब मुझे बताओ यहाँ पे 3 एलसीएम लोगे 3, इधर तो 3 नहीं था तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी एक काम करो ना, 3 से 3 तो काट ही दो भाई, 1 आ गया, और इधर भी तुम्हारा 1 आ गया, 1 1 बराबर 2 हो जाएगा। हाँ, इस 2 से 2 कैंसिल करोगे, k इज इक्वल टू 1, तो तीसरा आंसर आ गया। देखो अच्छे से, यहाँ पे 1 1 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 प्लस 3/2, ये एलसीएम लोगे तो 3 दूना 6 3 9, 9/2, ये k इक्वलेंट इज इक्वल टू 2/9 आ जाएगा, गलत हो गया। क्या सी आंसर सही है? क्या यहाँ पे बेटा मिसप्रिंट हो गया था क्या? एक बार बता दीजिए अच्छे से सोच के, क्या मिसप्रिंट हो गया था? नहीं सर, 2 आ रहा है आंसर। अच्छा देखते हैं 2 कैसे आएगा। जब हम यहाँ पे रखेंगे 1 1 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या होगा 3, 3 से 3 कटेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है सर, और यहाँ पे 2 बचेगा, तो 2 2 4 आ गया, तो गलत ही हो गया ना। समझ रहे हैं क्या आप? मिसप्रिंट था क्या थोड़ा सा? हाँ। ऑप्शन सी रॉन्ग प्रिंटेड है क्या? यस। आप प्लीज मॉड्यूल से भी क्वेश्चन दीजिए, सी होगा ना आंसर? हाँ सर, ऑप्शन थर्ड में 3 होगा, हाँ 3, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गलत दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी मुश्किल सवाल जो सच में करना मुश्किल है, क्या उसका बहुत आसानी से आंसर निकाल लिया हमने? है वो पीछे लिखा हुआ है, मैं नहीं हटा रहा, वो पीछे लिखा हुआ है, देखो देखो कहाँ गया रे? अच्छा यहाँ दे, ये रहा, इसको नीचे कर लेते हैं, ये रहा। क्या 95% जो बच्चे छोड़ के आए थे, क्या हम उसको 15-20 सेकंड में कर सकते थे? हाँ सर, लेकिन ऐसे क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस हो जाती तो। पिछली क्लास में भी तो एकदम सिखाया था, नीट का पूछा हुआ सवाल था वो दोनों, PYQ देखना, मजा आ जाएगा। सर लेकिन कैलकुलेट करो, पूरा कंसेप्ट से समझाओ, आओ समझाते हैं। सबसे पहली बात ये समझो कि ये और ये तीनों प्लेट पैरेलल में नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि तीनों प्लेट डायरेक्टली एक जगह पे कनेक्टेड नहीं है। यहां पर या देखो, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका K2, इसका K3, इन तीनों का पहला प्लेट तो यहां पे कनेक्टेड है। सर दूसरा भी तो एक ही साथ मान सकते हैं। दूसरा एक साथ मानने में बेटा दिक्कत क्या है कि इस प्लेट का पोटेंशियल यहां पे सेम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है। तो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आएगा, तो यहां और यहां का पोटेंशियल अलग आएगा। आपको क्या करना है इसमें, ध्यान से मैं बताता हूं। आपको क्या करना है कि K1 को और इस K4 को आप सीरीज में मान सकते हैं। इस प्लेट के बाद ये और फिर ये कनेक्टेड है यहां पे। इसको 3 हिस्से में बांट लो, इसको और इसको सीरीज में मान सकते हैं, इसको सीरीज में मान सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन कब माना जाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन तब माना जाता है किसी भी दो कैपेसिटर को जब पहले कैपेसिटर का पहला प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट का पोटेंशियल बराबर हो। पहले कैपेसिटर का दूसरा प्लेट और दूसरे कैपेसिटर के दूसरा प्लेट का पोटेंशियल बराबर हो। मान लो ये दोनों प्लेट है इसके, तो इस कैपेसिटर का पहला और पहला प्लेट एक साथ, इस कैपेसिटर का दूसरा और दूसरा प्लेट एक साथ। यहां पे क्या दिक्कत हो रही बेटा? यहां पे क्या दिक्कत हो रही है कि ये तीनों डाइलेक्ट्रिक एक जगह पे है, लेकिन इन तीनों डाइलेक्ट्रिक का दूसरा पॉइंट का पोटेंशियल यहां पे सेम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E/K1, E0/K1, यहां पे होगा E0/K2। तो यहां और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा क्या? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, डिस्टेंस सेम है।
पोटेंशियल होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। एनटीए ने क्या किया था, इन तीनों को पैरेलल मान लिया था। आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी यहां पे, आपको थोड़ा समझने में यहां पे दिक्कत आएगी समझने में, क्योंकि एनटीए ने भी जब गलती कर लिया तो आप किस खेत की मूली है, एनटीए में बैठने वाले लोगों ने भी गलत सॉल्व कर लिया तो आप किस खेत की मूली है। लेकिन आप यहां पर ध्यान से समझिए, एनटीए ने इन तीनों को पैरेलल मान लिया, इसको जोड़ लिया, फिर इसको इसके साथ सीरीज कर लिया था। लेकिन ऐसा करना गलत है। क्यों गलत है, आपको फील आया थोड़ा सा? हाँ, क्योंकि यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, तो यहां पर पोटेंशियल तीनों जगह अलग होगा। तुम क्या करो, इसको सीरीज में मान लो। इसको सीरीज में मानोगे तो डायरेक्ट इसकी कैपेसिटेंस लिखो, तो C1 आ जाएगी बेटा, इसकी कैपेसिटेंस C1 आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट एरिया बताओ A/3। हाँ सर, एरिया A/3 है। आधे डिस्टेंस में K1, तो D/2 कॉमन ही निकाल लेता हूं, ये हो जाएगा 1/K1 प्लस 1/K4। क्लियर है क्या ये बात? हाँ सर इजी है। C2 बताओ क्या होगा, C2 होगा, इन दोनों को सीरीज में मान लो, तो एप्सिलॉन नॉट A बटा एरिया A/3 है इसका, A/3 D/2 1/K2 प्लस 1/K4। C3 क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A बटा 3D/2, देखो D डिस्टेंस बटा डाइलेक्ट्रिक होता है ना, यहां पे बताओ क्या होगा, K3/K4, तो ये होगा 1/K3 प्लस 1/K4। अब ये एक कैपेसिटर, एक कैपेसिटर, इन तीनों को आप सिंपल पैरेलल में जोड़ोगे तो सिंपल एडिशन होगा। क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो सबसे पहले जो कॉमन निकल सकता है उसको बाहर रखो, एप्सिलॉन नॉट A 2 पर चला जाए, 2 एप्सिलॉन नॉट A/3D, 2 एप्सिलॉन नॉट A/3D। देखो तो ध्यान से है क्या, 2 एप्सिलॉन नॉट A/3D, ये 2 पर चला गया, 2 एप्सिलॉन नॉट A/3D, 2 एप्सिलॉन नॉट A/3D, 2 एप्सिलॉन नॉट A/3D। क्लियर है? अब क्या बचेगा, अब बचा यहां पर 1 डिवाइडेड बाई 1/K1 प्लस 1/K4, यही है। 1 डिवाइडेड बाई, देखो क्या बच रहा, 1 डिवाइडेड बाई K2 प्लस 1/K4, 1 डिवाइडेड बाई K2 प्लस 1/K4, 1 डिवाइडेड बाई K3 प्लस 1/K4। क्या कुछ इसी तरह के टर्म आएंगे, क्या कुछ इसी तरह के टर्म्स आएंगे? हाँ। अब यहां पर 2 एप्सिलॉन नॉट A/3D को लिख दो, यहां बताओ क्या होगा। सर यहां पे आप लिख सकते हैं K1 K4, ऊपर हो जाएगा K1 प्लस K4 और 1 है, तो सबसे पहले देखो यहां पे K1 K4 लोगे ऊपर चला जाएगा, तो K1 इंटू K4 बटा K1 प्लस K4 आएगा। ये क्या हो जाएगा, K2 K4 डिवाइडेड बाई K2 प्लस K4। ये क्या हो जाएगा, K3 K4 डिवाइडेड बाई K3 प्लस K4। ये कुछ रिजल्ट आएगा भाई साहब, ये कुछ रिजल्ट आएगा। और ये C इक्विवेलेंट लिखोगे, C इक्विवेलेंट को लिख सकते हो K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट A/D, तो एप्सिलॉन नॉट A/D कट जाएगा, K इक्विवेलेंट आ रहा 2/3 K1 K4 K2 K4 K3 K4। ये तो दूर दूर तक मैच नहीं करेगा कहीं से K1 K2 K4, क्योंकि वहां पे उस तरीके से मान लिया था इसीलिए वो हुआ है। चलो कोई बात नहीं, ये तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर आएगा, 2/3 बाहर और ये टर्म आएंगे K इक्विवेलेंट का, K1 K4 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K4 प्लस K2 K4 डिवाइडेड बाई K2 प्लस K4 प्लस K3 K4 डिवाइडेड बाई K3 प्लस K4। ये होगा आंसर। सर ये ऑप्शन तो ऑप्शन में नहीं है, तो वही तो बताया कि गलत सॉल्व कर लिया था। ये एक्चुअल में आंसर आना चाहिए, ये एक्चुअल में आंसर आना चाहिए। बट आप समझने की कोशिश करिए, अगर मैं तीनों को पैरेलल लूंगा फिर इसका इसके साथ सीरीज लूंगा, आंसर ये आ जाएगा। लेकिन ऐसा वास्तविकता में होगा नहीं। सर यहां पे अगर मान लो आपने सही सॉल्व किया, मान लो यहां पे K1 K2 K3 को सबको हम सेम मान ले, तो क्या आंसर मैच करेगा? हाँ रखो, K1 बराबर K2 बराबर K3 बराबर K4 बराबर 1 मान लो। अगर सबको एयर मान लोगे तो K इक्विवेलेंट 1 ही आना चाहिए। यहां पे रख के देखो, सबको 1 रखो तो 2/3, चलो 1 रखोगे तो क्या होगा, 1/2 आएगा, प्लस देखो ना ये 1 इंटू 1 1 और 1 प्लस 1 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ध्यान से देखो 2/3 और यहाँ पे 2 2 2 क्या हो जाएगा 3/2, 2 एलसीएम लोगे ऊपर 3,
3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, 1 आ गया। क्या यहाँ से भी के इक्वलेंट 1 आ जाएगा? हाँ, तो मेरा रिजल्ट तो ये सही है, मेरा रिजल्ट तो ये सही है, इसमें भी तो वेरीफाई हो गया। तो एक्चुअल में ये आंसर आना चाहिए था। डाइसी चीज़ है, अब हम ज़्यादा दिमाग खराब नहीं करते हैं, ये सॉल्व कर लेते हैं फटाफट जिसमें मज़ा आ जाए। ये क्या है? एक प्लेट बेटा यहाँ है, एक प्लेट बेटा यहाँ है। इसमें क्या किया है कि ये वाला जगह d/2 डिस्टेंस तक खाली छोड़ दिया है, ठीक है, ये वाला जगह खाली छोड़ दिया है। और यहां तक a/2 एरिया लिया है, यहां से आधा एरिया, ये पूरा प्लेट है, आधे एरिया में ये केक डाइलेक्ट्रिक डाला है ऐसे, ये छोड़ दिया है और बोला है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। देखो सवाल में क्या लिखा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट एरिया A एंड प्लेट सेपरेशन D, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया A एंड प्लेट सेपरेशन D filled with a dielectric slab shown, what is the capacitance of the arrangement? इसका अरेंजमेंट क्या होगा? सर यहाँ पे भी एमआई स्टार चिपका सकते हैं क्या? अगर यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक हम ये सोचे, सिंपल सा लॉजिक ये सोचे, कहाँ रखा है कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एयर है तो इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 ही होगी ना, अगर ये एयर है तो। हाँ, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक डाला के का, अगर मैं इस के की वैल्यू 1 मान लूँ, इस के की, ये एयर की बात नहीं करो, यहाँ तो एयर है, इसकी बात नहीं करो, यहां पर जो डाला है अगर उसकी वैल्यू में 1 मान लूं, इफ मतलब इसको मैंने एयर मान लिया, ये भी एयर, ये भी एयर, सारा एयर, सारा एयर, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? तो कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाएगा। सब एयर 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 है तो K1 रखो, K1 रखोगे 1 + 1 2, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर मैच कर गया। K को 1 रखोगे 3/4 गलत है, K को 1 रखोगे 4/3 गलत है, K को 1 रखोगे 4 और ये हो जाएगा, K को 1 रख रहे हैं तो ये है 1 × 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई न्यूमेरिकल वैल्यू देखूं 2 मल्टीप्लाई 1 + 1 2 एप्सिलॉन नॉट A/D, तो ये मैच कर रहा है। देखो 2 दूना 4 से 4 कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/D ये मैच कर रहा है, ये वाला आंसर मैच कर रहा है, ये वाला आंसर मैच कर रहा है। जो गलत हो गया वो तो कभी सही नहीं होगा, लेकिन जो सही हो गया उसके बारे में हम थोड़ा सोचते हैं, जो सही हो गया उसके बारे में हम सोचते हैं। तो सही कौन सा हो रहा है? K को 1 रखने पे पहला भी सही आ रहा है और चौथा भी आपका सही आ रहा है, वेरीफाई करके देख लीजिए। देखो ना यहाँ पे 1 एंड 1 + 3 4 एप्सिलॉन नॉट A बटा 2 1 + 1 2 D, तो 4 से ये 2 कट, 2 दूना 4, 4 से 4 कटेगा तो एप्सिलॉन नॉट A/D आ रहा। तो कितने सही हो गए तुम्हारे? कितने सही हो गए भाई? 2 ऑप्शन तो तुम्हारे सही आ रहे हैं। अब इन दोनों में से कौन सा सही होगा ये कैसे पता करोगे? इन दोनों में से कौन सा सही होगा ये कैसे पता करोगे? K को मान लो अगर मैं 2 रखता हूं, मान लो, तो डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ती है, तो हो जाएगा 2 और 1 3, 3/2 1.5 गुना बढ़ रहा है। और यहाँ पे K को मैं 2 रखता हूँ तो 2 3 2 5 दूना 10, 10 और 6 10/6। यहाँ पे मुझे लगता है सॉल्व ही करके देखना चाहिए। इन्फिनिटी पे तो देखो क्या हो रहा, इन्फिनिटी अगर मैं मानता हूँ तो इन्फिनिटी + 1 इनफाइनाइट हो जाएगा, तो क्या कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगा? K को 1 इनफाइनाइट कंडक्टर रख देने से, कंडक्टर रखने से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। यहाँ पे K को इन्फिनिटी रखूँगा, इन्फिनिटी + 1 इन्फिनिटी, उससे जस्टिफाई ही नहीं होगा, कुछ रिजल्ट ही नहीं आएगा। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सॉल्व कैसे करोगे ये बताओ, सॉल्व कैसे करोगे ये बताओ। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको आधा बांट लो और ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ। क्या मैं इन दोनों को सीरीज में जोड़ सकता हूँ? हाँ, एक और एक के बाद ये देखो प्लेट है, ये कैपेसिटर मान लो, इसके बाद ये कैपेसिटर मान लो, तो इन दोनों को सीरीज में जोड़ो, C1 मान लो। देखो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई आधा डिस्टेंस है तो D/2 को बाहर निकालेंगे, ये एयर है तो ये हो जाएगा 1, मैं पूरा ही सॉल्व कर लेता हूँ। D/2 डिस्टेंस एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक 1 और इसके लिए जो डाइलेक्ट्रिक है वो क्या आएगा? सर एरिया भी आ रहा है, देखो मैं इसको और इसको सोच रहा हूँ, मैं इसको और इसको सोच रहा हूँ, तो देख C1 बराबर होगा, इन दोनों को सीरीज में जोड़ रहा हूँ, तो एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू D/2 डिस्टेंस एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होगा, D/2 K आएगा। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? हाँ, D/2 कॉमन निकलेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो ये बनेगा बेटा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, ये आएगा 1 + 1/K,
ये C1 की वैल्यू आई। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बटा के एलसीएम ले लो तो के चला जाएगा ऊपर, के एलसीएम लोगे तो k+1 डी k+1 बचेगा। क्लियर है? हाँ। इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी इस वाले रीजन की? इसकी सर डिस्टेंस कितना है? टोटल डी है, डाइलेक्ट्रिक के एरिया आधा है, तो इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी बेटा एप्सिलॉन नॉट ए, डाइलेक्ट्रिक है तुम्हारा के, तो a/2 एरिया देखो, एप्सिलॉन नॉट a/2 एरिया देखो ना, a/2 एरिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बटा डी, एक ही तो कैपेसिटर है ना ये, इसको यहां से यहां तक एक कैपेसिटर मान लिया, ये आएगा। अब इस प्लेट में ये वाला और ये वाला आपका कैसे है? पैरेलल है, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 + C2, एप्सिलॉन नॉट ए के बटा डी k+1 और प्लस कर देता हूं मैं ये वाला टर्म एप्सिलॉन नॉट ए k/2d, एप्सिलॉन नॉट ए k/2d। यहां से कॉमन क्या निकल रहा है सर? कॉमन निकल रहा है एप्सिलॉन नॉट ए k/d कॉमन निकलेगा, एप्सिलॉन नॉट ए k/d कॉमन निकलेगा, तो यहां पे आ जाएगा 1/k+1 बटा हाफ। क्लियर है भाई? अब एलसीएम ले लो, तो एप्सिलॉन नॉट ए k/d एलसीएम लोगे तो 2 × k+1 और यहाँ पे 2 इधर जाएगा, k+1 यहाँ जाएगा, तो k+3 आ जाएगा। मतलब तुम्हारा ये वाला टर्म बन रहा है चौथा। कैसा लगा सॉल्व करके ये बताओ? कैसा लगा सॉल्व करके ये बताओ? क्या कुछ दिक्कत आ गई क्या? कैसा लगा ये सॉल्व करके बताओ? क्या कुछ दिक्कत आ रहा है क्या? अच्छा कुछ और काम है? अच्छा देखो फिर से मैं आपको बताता हूँ, सर आपके ट्रिक से तो ये दोनों सही हो जा रहे हैं, फिर हम कैसे एग्जाम में करेंगे? हम ये कर देते तो भाई जो गलत हो गए ट्रिक से वो तो कभी सही नहीं हो सकता कहीं भी, तो 2 ऑप्शन तो गलत हो गए ना भाई। हाँ लेकिन 2 के लिए तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो हाँ करो, लेकिन कुछ तो समझ में आई ना। अब इसको कैसे करते, सही अप्रोच क्या है? तो इसको करने का जो सही अप्रोच ये है, सबसे पहले इसको और इसको सीरीज में जोड़ लो, वही किया मैंने, इन दोनों को हमने सीरीज में जोड़ लिया, फिर अकेला एक कैपेसिटेंस इसका मैंने ये लिख लिया, उसके बाद क्या किया, इस प्लेट पर ये और ये आपका पैरेलल हो गया, देखो ना, इस प्लेट से ये कनेक्टेड है, इसी प्लेट से ये कनेक्टेड है, फिर दूसरा प्लेट आ गया। पैरेलल में क्या होता है? सिंपल एडिशन होता है। पैरेलल में क्या होता है? सिंपल एडिशन होता है। क्लियर है? ओके। इन द अरेंजमेंट शोन इन अ फिगर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 = 2 एंड K2 = 3। K1 की वैल्यू 2 है एंड K2 की वैल्यू 3 है। इफ द कैपेसिटेंस अक्रॉस P एंड Q आर C1 एंड C2, कैपेसिटेंस अक्रॉस P एंड Q आर C1 एंड C2, तो पहले केस में C1 है और दूसरे केस में P और Q का C2 है। 2 डायग्राम बनाया ना, तो दोनों डायग्राम में पहले केस में P और Q के अक्रॉस C1 है, फिर C2 है, तो C1/C2 की वैल्यू क्या होगी? चलिए देखते हैं। तो पहले डायग्राम में जो C1 है, ध्यान से देखो, ये P पॉइंट, इसको P पॉइंट को यहां बना दिया मैंने, ये P पॉइंट, और ये तुम्हारा Q पॉइंट, मतलब Q प्लेट। इन दोनों में ये डाइलेक्ट्रिक कैसे है? पैरेलल की सीरीज। इसमें ये डाइलेक्ट्रिक कैसे रखा है? पैरेलल की सीरीज। तो देखो, इस प्लेट से पहला डाइलेक्ट्रिक और इसी प्लेट से दूसरा डाइलेक्ट्रिक, फिर दूसरा प्लेट, मतलब पैरेलल। पैरेलल में क्या करते हैं सर? पैरेलल में हम एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो दोनों का सेम आएगा, कॉमन लिख लेते हैं। फिर एरिया कितना है? आधा, तो a/2 इंटू डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K1 प्लस a/2 इंटू डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K2, यही लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट बाई डी। बताओ पैरेलल लिखने का तरीका क्या बताया था सर? एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इसका और इसका ऐड कर लो, यहां से एप्सिलॉन नॉट a/2d हो जाएगा क्या? हाँ, K1 प्लस K2 बचेगा। क्लियर है? चलो C2 बोलो बेटा आराम से, C2 बोलो आराम से। एक कैपेसिटर यहां डाला, फिर दूसरा यहां डाला, सीरीज में। हाँ, क्या बताया था सर? एप्सिलॉन नॉट एरिया पूरा बटा डिस्टेंस कितना? आधा, तो d/2
K1 प्लस D/2 K2, यही बताया है। हाँ सर, D/2 कॉमन निकालोगे, D/2 2 पर चला जाएगा, 2 इप्सिलॉन नॉट A बाई D, और ये हो जाएगा बेटा K1 इंटू K2, एलसीएम लोगे K1 K2 और ये होगा K1 प्लस K2, 2 इप्सिलॉन नॉट A K1 K2, 2 इप्सिलॉन नॉट A K1 K2 बाई D K1 प्लस K2, क्या यही बनेगा? जी सरकार, क्लियर है बेटा? हाँ, अब C1 बटा C2 को डिवाइड कर दो। C1 की वैल्यू बोलो सर, इप्सिलॉन नॉट A बाई 2D K1 प्लस K2, इप्सिलॉन नॉट A बाई 2D K1 प्लस K2। दूसरे का बताओ क्या है? दूसरे का क्या है? 2 इप्सिलॉन नॉट A K1 K2, तो ये C2 को लिखोगे 2 इप्सिलॉन नॉट A K1 K2 बटा D K1 प्लस K2, D K1 प्लस K2। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, इप्सिलॉन नॉट A को इप्सिलॉन नॉट A से कैंसिल करेंगे, इस D को D से कैंसिल करेंगे, 2 तो रहेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, K1 प्लस K2 ऊपर चला जाएगा, तो K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी K1 प्लस K2, ये भी K1 प्लस K2 बटा 4 K1 K2, ये आ गया C1 बाई C2। K की वैल्यू आखिर दिया हुआ था, इतनी बार K लिखने की जरूरत नहीं थी, यहाँ भी हम K की वैल्यू लिख के डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे। हालांकि K है, K1 है 2 और ये 3, 2 और 3, तो 2 और 3 5 का होल स्क्वायर 25 और 2 इंटू 3 तो 6 चौका 24 बाई 24, C1 बाई C2 हो जाएगा 25 बटा 24। क्या आ रहा है जवाब आपका? क्या 25 बटा 24 आ रहा था? सीरीज पैरेलल अगर लिखना मैंने सिखा दिया तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या इस केस में C2 आ गया, यहां पे आपका C1 आ गया, तो C1 और C2 हमने डिवाइड कर लिया। देखो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? समझ आया बेटा? ये इसमें सीरीज पैरेलल देखने में तो कोई परेशानी नहीं है। इस वाले में K1 K2 K3 तो एंड टू एंड कनेक्शन में नहीं है, तो सीरीज क्यों लिया देखते हैं। K1 K2 K3, K1 K2 K3, तो K1 K2 K3 को सीरीज कहां लिया बेटा? सुमित मिश्रा, K1 K2 K3 को सीरीज कहां लिया? अंधेरेपन में जीवन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इसको सीरीज में लिया, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, सॉरी ये तो एक ही था, इसको 3 हिस्से में बांट लिया। K4 को 3 हिस्से में बांट लिया, इसको सीरीज, इसको सीरीज, इसको सीरीज लिया। गधा। अभी हाफ V² का सर किसकी सीरीज में लेना है, किसको पैरेलल में, अभी समझ नहीं पा रहा हूं, कंफ्यूज हो रहा हूं। आपसे निवेदन है कि एक बार उसको समझा दो, ठीक है? निवेदन देखो, ये प्लेट है P, हाँ सरकार, ये प्लेट है Q, हाँ सरकार। इस P प्लेट से पूरा K1 पहले डाल दिया, हाँ पूरा K1 पहले डाल दिया, उसके बाद K2 डाला है, इसी को कहते हैं सीरीज। एक के बाद एक, फिर दूसरा प्लेट, इसको कहते हैं सीरीज। पैरेलल किसको कहते हैं? पैरेलल कहते हैं जब दोनों डाइलेक्ट्रिक का पहला एंड एक साथ और दोनों डाइलेक्ट्रिक का दूसरा एंड एक साथ। निवेदन समझ में आया बेटा? अब समझ में आया? नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, चैप्टर हमें पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। चलिए बेटा ये सवाल देखिए। 3 different dielectric are filled in a parallel plate capacitor and so on. What should be the dielectric constant of the material which when fully filled when the plates produce same capacitance? कह रहा है कि इसमें K1 डाला है 6, K2 डाला है 3, K3 डाला है 6। इसको हटा के अगर मैं एक ही डाइलेक्ट्रिक डालता पूरे में, तो उस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता ताकि कैपेसिटेंस सेम रहे। तो देखो यहां पर, देखो यहां पर सबसे पहले तुम इसको देखो, मेन प्लेट कहां है भाई? यहां इसके एरिया दी हुई, ये मेन प्लेट है, ये मेन प्लेट है चाचा, ये मेन प्लेट है, ये मेन प्लेट है, ये ओके सर मेन प्लेट दिख गया, देख लो मेन प्लेट, ये मेन प्लेट है। अब ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है? अब मुझे बताओ कि इस प्लेट के बाद ये डाला फिर ये डाला, तो क्या मैं इसको सीरीज में बोलूं? हाँ सर, ये आधा बांट लो, इसको आधे कैपेसिटर में सीरीज में, ये पहले फिर ये, उसके बाद पूरे में ये डाला है, ये पूरा और ये पूरा पैरेलल हो जाएगा। देखो इसका ये पॉइंट और इसका ये पॉइंट, तो सबसे पहले इन दोनों को सीरीज में ऐड करो, सबसे पहले इन दोनों को सीरीज में ऐड करो C1। बताओ क्या लिखोगे? सर इप्सिलॉन नॉट एरिया लिखेंगे, इसका आधा है A/2। हम पूरे कैपेसिटर के लिए सीरीज नहीं कर रहे हैं, हम इसका और इसका हिस्सा सीरीज कर रहे हैं। तो इप्सिलॉन नॉट A/2, डिस्टेंस बोलो,
d/2 दोनों में आएगा तो d/2 लिख लेते हैं। 1/k1, ये k2 1/k3, 1/k2 प्लस 1/k3 ये आएगा। बड़े ईमानदारी से देखो ये आ गया। अब रख दो, वैल्यू रख दो, आंसर निकाल लो तुरंत। इप्सिलॉन नॉट a बटा 2 से 2 कटेगा d, और 1 की वैल्यू 1/3 1/6, 1/3 प्लस 1/6। फटाफट एलसीएम ले लो यहीं पे। तो 18 छत्तीस 18 और ऊपर 6 3 9, तो 1/2 आएगा। तो ये होगा 2 इप्सिलॉन नॉट a/d। सॉल्व करके देख लो ये आया। तो सर ये तो C1 आया बस। हाँ, अब इसका अकेले का एक बनेगा ये C2। C2 क्या होगा सर? इप्सिलॉन नॉट एरिया बोल सर, आधा देखो ये एरिया आधा a/2, डिस्टेंस बोल यहां से यहां तक d, और इस पूरे में k1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये हो जाएगा 6 इप्सिलॉन नॉट a/2d। डन है? हाँ। अब मुझे बताओ ये C1 एंड C2 पैरेलल है कि नहीं? C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2। सिंपल एडिशन करेंगे इसका और इन दोनों को मिला के जो बनेगा। तो बताओ C1 क्या है? 6 इप्सिलॉन नॉट a/2d, 6 इप्सिलॉन नॉट a/2d प्लस ये बोलो क्या है? 2 इप्सिलॉन नॉट a/d, 2 इप्सिलॉन नॉट a/d। C इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं? K इक्विवेलेंट इप्सिलॉन नॉट a/d लिख सकते हैं। हाँ, अब यहां पे ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। 6/2 3 और 2 5 आंसर आ रहा। K इक्विवेलेंट 5 आंसर आ रहा। मेरा तो दिल धक धक कर रहा था कहीं बेइज्जती ना हो जाए, ऑप्शन में 5 ही ना हो, लेकिन तुम सभी बच्चे C जवाब दे रहे हो। इसको देख के मुझे एकदम मजा आ गया, एकदम ही ज्यादा मजा आ गया। एकदम ही ज्यादा मजा आ गया। ऑप्शन C 5, 1/k2 1/k3 कहां से आया? तान्या यादव, बिल्कुल सही डाउट है बेटा आपका, बिल्कुल सही डाउट है बेटा। देखो देखो C1 बराबर आधे एरिया में, देखो यहाँ लिखा है आधा एरिया, आधे डिस्टेंस के बाद दूसरा डाला है। आधे एरिया में पहले k2 डाला, d/2 तक, फिर k3 डाला। तो इप्सिलॉन नॉट एरिया इसका a/2, यही सिखाया था। इप्सिलॉन नॉट एरिया दोनों का सेम है, a/2 पहला डिस्टेंस d/2 उसका डाइलेक्ट्रिक k3 प्लस दूसरा डिस्टेंस d/2 उसका डाइलेक्ट्रिक k2 और k3, ये रहा k2 एंड k3। यहां से d/2 कॉमन निकल गया, तो बेटा पहले 2 बाहर जाएगा तो ये से कट जाएगा और d बाहर आ गया। तो देखो इप्सिलॉन नॉट a/d, इप्सिलॉन नॉट a/d 1/k2 1/k3, 1/k2 1/k3, उसकी वैल्यू रख दी वहां पे। चलिए एक बार फिर से। हाँ बेटा बिल्कुल आयुष, आपने बिल्कुल सही किया। आप बस 3 मिनट पीछे जाइए, मैं पूरा रिवाइज करता हुआ, रिपीट करता हुआ आपको दिख जाऊंगा। प्लीज आयुष 3 मिनट अपना वीडियो पीछे कर लीजिए, आप आराम से पूरा समझ सकते हैं। बस 3 मिनट वीडियो पीछे कर लीजिए। आइए देखिए क्या है। इन दिस फिगर कैपेसिटर इज फील्डेड विद द डाइलेक्ट्रिक्स, देन रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इज, ओके बेटा यहां पे ये d डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब एक प्लेट ये रहा और दूसरा प्लेट बेटा ये रहा। देखो दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस देखो, ये दिया हुआ है d, और आधे एरिया में देखो, आधे एरिया में तो पूरा k3 डाल दिया d डिस्टेंस तक, ये पूरा k3 मटेरियल डाल दिया आधे एरिया में, और इस आधे एरिया में d/2 डिस्टेंस तक k1 डाला, फिर आपका d/2 डिस्टेंस तक k3 डाल दिया। समझ में आया? हाँ सर दिख तो रहा है कुछ कुछ। अब इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखना है। एक तरीका तो ये है कि आप सबको 1 रख के चेक कर लीजिए, ये बहुत सुंदर तरीका है। 1 1 1, तो देखो 1/1 1/1 1/1 तो 3 आएगा, 3 दूना 6 गलत है। यहां रख के देख लीजिए 1 1 1 3 आ रहा, गलत है। सबको 1 रखेंगे, सबको हाँ, यहाँ पे 3 दूना 6 गलत है, नन ऑफ दिस आंसर होगा। जी लो अपनी जिंदगी। एमा स्टार लगा डाला, लाइफ झिंगा लाला। सर ये क्या किया, हमको नहीं बुझाया। अरे बहुत आसान है, 2 जवाब दे रहे हैं कुछ बच्चे। कैसे आ जाएगा? 1 1 1 रखोगे, 1/1 1/1 1/1, तो सिंपल 1 1 1 3 इप्सिलॉन नॉट a/d कैसे आ जाएगा? अगर मैं यहां पे अपना एमआर स्टार लगाऊं
K1 बराबर K2 बराबर K3 बराबर 1 हो। मतलब मैं कह रहा हूं एयर एयर एयर, हवा हवा हवा, तो हवा हवा ही, तो K इक्विवेलेंट में क्या रखो, हवा 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 की जगह पे हवा 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 रखो, सब हवा 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 हो गया, तो K1 आना चाहिए। तो K1 मतलब C इक्विवेलेंट जो आना चाहिए 1 1 1 डालने से एप्सिलॉन नॉट A बाई डी आना चाहिए। समझ में आया? सर सॉल्व करके दिखाओ कि आंसर क्या आएगा। भाई मैं यही सेम चीज शायद मैं 5वीं बार कर रहा हूं। कैसे? देखो, आधे एरिया में इसको और इसको आधे आधे डिस्टेंस में सीरीज में डाला है, तो इसका इन दोनों का सीरीज में हो जाएगा पहले C1 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 डिस्टेंस D बाई 2 K1 प्लस D बाई 2 K2। ये समझ में आया? कहां से आया? कल ही तो सिखाया था याद करने का तरीका सीरीज में। सर ये तो समझ में आता है। और अकेला इसका लिखोगे तो C2 आएगा एप्सिलॉन नॉट, एरिया देखो A बाई 2, लेकिन डिस्टेंस पूरा है D K3। सर इसको तो अकेले का लिख रहा हूं ना, यहां से यहां तक अकेले का ये कैपेसिटेंस है, दोनों को जोड़ दीजिए तो C1 प्लस C2 आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, 2 कॉमन हो जाएगा, D बाहर आएगा, एप्सिलॉन नॉट बाई A बाई डी बाहर आ गया, ये हो जाएगा K1 K2 बटा K1 प्लस K3 प्लस एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D है, तो K3 बाई 2। और ये कल मैं शायद सॉल्व करके दिखाया भी है। ये आपका C इक्विवेलेंट आ रहा, क्या आ रहा C इक्विवेलेंट? ध्यान से देखो तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी K1 K2 बटा K1 प्लस K3 प्लस सॉरी K1 K2 है, K1 K2 डिवाइडेड K1 प्लस K2 K3 बाई 2। ये आया है क्या? यही आएगा क्या? बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। तो ये कुछ 5-6 सवाल थे जिसको प्रैक्टिस कराना थोड़ा ज़रूरी था। समझ में आया? जिसको प्रैक्टिस कराना थोड़ा ज़रूरी था, और कोई बात नहीं है, और कोई बात नहीं है, और कोई बात नहीं है, सब सिंपल है। सब क्या है? सिंपल है। अच्छा, तुमने कभी करंट का नाम सुना है? करंट का नाम सुना है? करंट का, अगर मैं आपसे कहूं कि आपने कभी करंट का नाम सुना है, व्हाट इज करंट? चलिए फाइनली नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। हाँ, फाइनली हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। कभी आपने करंट का नाम सुना है क्या? सुना है क्या? बहुत बार सुना है। क्या होता है करंट का मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट? एक्चुअल में करंट का मतलब क्या होता है? बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट? व्हाट इज करंट एक्चुअल में? व्हाट इज करंट? फ्लो ऑफ चार्ज? नो, फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉट करंट। हाँ, और इस चैप्टर में अगर फील ना है ना तो मुझे बता देना, जोरदार फील आएगा इसमें। कैसे भाई? करंट ही तो है, सीधा चलती हुई, मतलब वो अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है उसको छू लो, एकदम तन बदन में आग लग जाएगा, पूरा फील आ जाएगा करंट का। कभी ना है ना फील तो बताना। एक ही चैप्टर है जिसमें मैं एक्चुअल में रियलिटी में फील दिला सकता हूँ। किसी को अगर कभी भी करंट ना समझ में आए ना तो बताना। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जहाँ भी तुम्हारे घर में वायरिंग होगा वहाँ पे तार काट के उसको पकड़ लेना, और वहाँ से जो तुमको फील आएगा एकदम करंट का, मज़ा ही आ जाएगा, है ना। तो इस चैप्टर का फील मैं पूरी अच्छी तरीके से दिलाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो करंट क्या होता है। तो करंट होता है द रेट ऑफ डायरेक्शनल
फ्लो ऑफ डैश इज कॉल्ड डैश करंट. सॉरी, द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो, सिर्फ सॉरी, करंट का मतलब होता है द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो. द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो इज कॉल्ड करंट. करंट का मतलब ही होता है कि किसी भी चीज के डायरेक्शनल फ्लो को हम करंट कहते हैं. सिंपल. अगर करंट का तुम एक्चुअल मीनिंग देखोगे तो करंट इज नथिंग बट अ रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो. अब रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो किस चीज का फ्लो? तो कभी तुमने नाम सुना है वाटर करंट? कभी नाम सुना है वाटर करंट? वाटर करंट जब भी नदी में बहुत तेज पानी बह रहा होता है तो कहा जाता है कि वाटर करंट बहुत तेज है. मतलब यहां पे देखना, द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो, द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर करंट. वाटर करंट, बताओ क्या होगा? वाटर करंट होगा. द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर करंट. एयर करंट, जब बहुत आंधी तूफान आता है तो एक्चुअल में हम डिफाइन करते हैं कि आज एयर करंट कितना आंधी तूफान में. द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एयर इज कॉल्ड एयर करंट. द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एयर इज कॉल्ड एयर करंट. इलेक्ट्रिक करंट, ओ भाई साहब, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. तो बच्चे सिंपल करंट का मतलब समझते हैं घर में जो करंट आ रहा है. नहीं, करंट का मतलब होता है, वैसे भी तुम्हारा अंग्रेजी थोड़ा मुलायम है ना. एक बच्चा हमारे से कहता है सर मेरा ना अंग्रेजी मुलायम है. कोई मुलायम? अंग्रेजी मुलायम मतलब सर अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है. अच्छा, मतलब अंग्रेजी के भिखारी. हाँ, तो करंट का मतलब होता है द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो. द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एनीथिंग करंट. ठीक है. जैसे मान लो कि बहुत सारे गधे भाग रहे हो तो हम कहेंगे द रेट गधा करंट. द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ गधाज इज कॉल्ड गधाज करंट. समझ में आया? द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ गधाज इज कॉल्ड गधाज करंट. ठीक है. तो क्या इलेक्ट्रिक करंट का तुमको डेफिनेशन समझ में आया? हाँ. द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. तो यहां पे किसी भी इंस्टेंट पे कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है कैसे डिफाइन करोगे? द रेट का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, dq by dt. द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. तो किसी इंस्टेंट पे जो करंट फ्लो कर रहा होगा dq by dt. जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफरेंशिएट करें तो हम कहते हैं इस फिजिकल क्वांटिटी का अगर मैं ग्राफ बनाऊं चार्ज वर्सेस टाइम का, तो डिफरेंशिएशन उस ग्राफ का स्लोप देता है. तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि स्लोप ऑफ जिसका डिफरेंशिएशन किया, किसका? चार्ज का. किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में. तो स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ इज इलेक्ट्रिक करंट. स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ इज इलेक्ट्रिक करंट. स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ इज इलेक्ट्रिक करंट. मतलब चार्ज टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं इसको. चलो मैं तुमको नाली कंसेप्ट सिखाता हूं. एक नाली कंसेप्ट क्या होता है? जैसे तुमने अगर 11th क्लास में पढ़ा होगा, ये मान लो पोजीशन है, ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है ना. मैं सोच रहा हूँ थोड़ा 11th ना तुमको रिवाइज कराता चलूँ. आज शुरू करूँ मैं बेसिक मैथ से, कराऊंगा थोड़ा. रुक जा. वेक्टर तो वैसे मैथ का मैंने लेक्चर दिया था, थोड़ा मैं कराऊंगा अभी से, नहीं तो बाद में करना एक साथ पूरा फिजिक्स बहुत मुश्किल हो जाएगा. मैं सोच रहा हूँ जल्दी शुरू करूंगा बेटा. देखो ये पोजीशन है. इस पोजीशन को अगर मैंने डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या मिलेगा? सर वेलोसिटी. dx बाई dt वेलोसिटी होता है. तो इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिलेगा. इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा? सर dv बाई dt एक्सेलरेशन मिलेगा. सही बात है. और यहां से तुम देखो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप. किसका? xt का स्लोप. तो स्लोप ऑफ xt, डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप. स्लोप ऑफ xt क्या होगा? वेलोसिटी.
पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी, पोजीशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, जिसका डिफरेंशिएशन उसी का स्लोप देखते हैं। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन, तो वेलोसिटी का स्लोप एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। और एक्सीलरेशन को डिफरेंशिएट कर दिया अपन ने, एक्सीलरेशन को डिफरेंशिएट कर दिया तो ये मिलेगा नाली। हालांकि होता है जर्क, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम आपको इस तरीके से विजुअलाइज कराते हैं कि लंबे समय तक आपको क्या रहे, याद रहे, लंबे समय तक क्या रहे, आपको याद रहे। अब मैंने क्यों बोला नाली, क्योंकि बच्चे देखते हैं कि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, जरूरत ही नहीं है निकालने का। स्लोप ऑफ एक्सीलरेशन टाइम, स्लोप ऑफ एक्सीलरेशन टाइम इज नाली, कुछ नहीं मिलता है, नाली में गिर जाओगे। स्लोप ऑफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ इज नाली। एक्सीलरेशन का स्लोप क्या होता है, नाली। जर्क होता है लेकिन आपको पढ़ना नहीं है, सिलेबस में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, बताता ही नहीं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप, नाली। अच्छा, यहां से एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। तो एरिया ऑफ एटी क्या मिलेगा, एरिया ऑफ एटी ग्राफ मिलेगा आपको चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे वी डी टी तो मिलेगा आपका चेंज इन पोजीशन। मतलब एरिया ऑफ वी टी ग्राफ इज चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। और इसको इंटीग्रेट करोगे x इंटू डी टी तो तुमको मिलेगा नाली। मतलब एरिया ऑफ एक्स टी, एरिया ऑफ एक्स टी ग्राफ इज नाली। भाई ये जोरदार कंसेप्ट है, इससे तुमको सिर्फ सारे ग्राफ, इंपॉर्टेंट ग्राफ के एरिया और स्लोप ही नहीं याद रहेंगे, तुमको ये भी पता चलेगा कि किसको डिफरेंशिएट करके क्या निकालना है। अगर मुझे ये दिया हो ये निकालना है तो आगे कूदूंगा कि पीछे कूदूंगा, ये भी याद रहेगा। मतलब आप समझो तो 20% काइनेमेटिक्स के सवाल खत्म हो गए। 20% काइनेमेटिक्स के सवाल। नाली मतलब उसका कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं बनेगा, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा। जैसे मान लो तुमसे पूछा कि पोजीशन दिया है तो बताओ वेलोसिटी कैसे होगा, तो पोजीशन दिया है, पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे एक्सीलरेशन आएगा। आगे कूदते जाओगे मतलब डिफरेंशिएशन। अगर एक्सीलरेशन दिया हुआ है आगे कूदोगे तो नाली में सीधा गिरोगे, क्योंकि एक्सीलरेशन का डिफरेंशिएशन ही नहीं होता। और एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो चेंज इन वेलोसिटी, एरिया। पीछे आएंगे इंटीग्रेशन से, पीछे आएंगे इंटीग्रेशन से, पीछे आने पे एरिया मिलेगा। वेलोसिटी है उसको इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का एरिया डिस्प्लेसमेंट को बताता है। और पोजीशन को इंटीग्रेट कर दोगे तो फिर से नाली में, दोनों तरफ नाली नाली है। तो अपने को बहुत लिमिटेड रीजन में खेलना है। इससे क्या हुआ, हमें यह पता चलेगा कि पोजीशन का एरिया नहीं निकाल सकते, पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया कुछ बताता ही नहीं, पोजीशन टाइम ग्राफ का इंटीग्रेशन होता ही नहीं, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का डिफरेंशिएशन होता नहीं, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का डिफरेंशिएशन कर ही नहीं सकते। आगे डिफरेंशिएशन करेंगे जाने के लिए, पीछे जाने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, आगे जाने के लिए डिफरेंशिएशन करेंगे, पीछे आने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। बताओ बताओ, फील आया? बताओ फील आया? क्या इससे तुम्हें क्या क्या याद रहेगा? सर हमें तो यह भी पता चल गया कि जो दिया हो उसको क्या करने पे जो पूछा गया है वो निकलेगा। कैसे? पोजीशन दिया है, हमें पता है कि पोजीशन से हम पीछे गए, इंटीग्रेट किए तो नाली में पड़े हुए मिलेंगे, तो हमें डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा। और अगर हमें वेलोसिटी दिया और एक्सीलरेशन पूछ रहा, आगे मतलब डिफरेंशिएशन और पीछे मतलब इंटीग्रेशन। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, एरिया मतलब पीछे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, एरिया मतलब पीछे, इंटीग्रेशन। और डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप मतलब आगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का स्लोप नाली, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन पोजीशन। बोलो मजा आया कि नहीं आया? बोलो बोलो, एकदम जोरदार है कि नहीं है? अब इसमें भी डाउट आएंगे। पंकज सर आपसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता।
ग्रैब्स ईच एंड एवरी कंसेप्ट, गर्दा। ये तो वही बात हो गई बायोलॉजी और फिजिक्स का कंपैरिजन। अब देखो चार्ज, सर ऐसे क्यों, अरे मैं इसके मजे ले रहा हूं, इसके मजे ले रहा हूं मैं। सर आप बायोलॉजी केमिस्ट्री की इज्जत ही नहीं करते, होनी चाहिए तब करेंगे। वे वे देखो चार्ज और करंट। अब यहां पे नाली कैसे लगेगा देखना, नाली कैसे लगेगा देखना। सर इसमें नाली लगेगा, हाँ देखना बहुत जोरदार। तो सबसे पहले तो क्या पढ़ा है अभी तक, चार्ज पढ़ा है, हाँ चार्ज के बाद करंट पढ़ा है। सिमिलरली यहां पर देख, सबसे पहले पोजीशन पढ़ा, फिर वेलोसिटी पढ़ा, फिर एक्सीलरेशन पढ़ा। अच्छे से बना लेना और एक सादा पेज पर एकदम बढ़िया से बना के, सादा पेज पे बढ़िया से बना के अच्छे से अरेंज करके लिख के चिपका देना अपने घर में, ठीक है ना, अपने घर में चिपका देना, काम आएगा। क्या करना है, एक ब्लैंक पेज पर अच्छे से इसको लिख के एकदम नाली के साथ एकदम धारा बहा देना, ये गंदी नाली बह रही, और बढ़िया से चिपका देना। देखते हैं सबसे बढ़िया कौन बनाएगा, ये बना के मुझे भेजना। जो सबसे अच्छा बनाएगा उसको 10 रुपए का इनाम दूंगा, 10 रुपए का इनाम, रुपीज RS 10 रुपीज नगद। मैं ये देना ऑनलाइन में धीरे चीज़ें भूल जाते धीरे धीरे। पहले जब मैं पढ़ाता था तो 10-10 की गड्डी लेके जाता था ऑफलाइन में, 10-10 रुपए की गड्डी लेके जाता था। सर इतने सारे पैसे, हाँ मैं सवाल पूछता था और जितने बच्चे सही जवाब देते थे सबको 10 रुपए देता था। क्या बात कर रहा तू, क्या तू मुझे भिखारी समझता, गरीब आदमी? अरे वैगन की शक्ल का इंसान, बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं। 10-10 रुपए की गड्डी लेके जाता था मैं, ऐसे मोटी मोटी 3-4 गड्डी। बताओ ये सवाल सॉल्व करके दिखाओ, और जो सॉल्व करके दिखाता था उसको 10-10 रुपए देता था। लो ऐस करो, जाओ आज पानी पूरी खा लेना, चाट खा लेना, चल। तो जो सबसे सुंदर बनाएगा उसको क्या मिलेगा, पूरे 10 रुपए के नगद इनाम, ठीक है, पूरे 10 रुपए के नगद इनाम, ठीक है, कैश, ठीक है। देखो ये चार्ज, ये करंट। अब देखो यहाँ पे मैं कैसे लगाता हूँ, चार्ज हमने पहले पढ़ा, फिर करंट आता, तो चार्ज को डिफरेंशिएशन करेंगे तो करंट मिलेगा। अच्छा समझ गया, ठीक है। चार्ज को डिफरेंशिएशन करेंगे तो करंट मिलेगा, मतलब स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ इज करंट, स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ इज करंट। और इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो नाली, करंट का डिफरेंशिएशन होता ही नहीं, मतलब स्लोप ऑफ करंट टाइम ग्राफ हमें नहीं निकालना। तो कई बार क्या होता है, बच्चा इसका सवाल नहीं कर पाता है। रीजन क्या है, बच्चा इसलिए नहीं कर पाता है कि उसको याद ही नहीं रहता कि किसका स्लोप किसका एरिया देखना है। अब देखो यहां पे कितना मजा आएगा, कैसे भाई, di/dt कुछ होता ही नहीं, नाली होगा, तो स्लोप ऑफ करंट टाइम ग्राफ क्या होगा, नाली। मतलब ये नहीं करना तुम्हें, करंट से आगे नहीं कूद के जाना। सर बहुत बढ़िया, अच्छा किया आपने बता दिया, नहीं तो आधे टाइम तुम इसी में कंफ्यूज रहते किसका एरिया किसका स्लोप। अब सुनो, अगर मुझे करंट पता और चार्ज निकालना है तो इंटीग्रेशन I/dt का इंटीग्रेशन होता है डेल्टा क्यू, क्योंकि करंट का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इंटीग्रेशन एक लिमिट में होगा, तो I/dt क्या होता है, डेल्टा क्यू। मतलब एरिया ऑफ करंट टाइम ग्राफ क्या होगा, टोटल डेल्टा क्यू। सर समझ गया। और अगर चार्ज को तूने इंटीग्रेट कर दिया, हो भाई साहब, तो मिलेगा नाली। मतलब एरिया ऑफ QT ग्राफ इज नाली, ग्राफ इज नाली, एरिया ऑफ QT ग्राफ इज नाली। अब बता, एक फॉर्मूला I बराबर dq/dt से सब क्लियर हो जाएगा कि इससे तुम्हें ज्यादा क्लियर हुआ, बताओ इससे तुम्हें ज्यादा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि चार्ज से अगर हमें करंट निकालना है तो चार्ज से करंट निकालने के लिए डिफरेंशिएशन, करंट से चार्ज निकालने के लिए इंटीग्रेशन। इसका स्लोप इसको बताएगा, इसका एरिया इसको बताएगा। ओ हो भाई भाई भाई, स्लोप एरिया, ओ मजा बांध दिया, ओम फोम भाई। बताओ सर, अच्छा लगा, बताओ
चार्ज से करंट निकालना, हमें चार्ज पता है, करंट निकालना, तो चार्ज से करंट निकालने के लिए डिफरेंशिएशन, चार्ज ग्राफ का स्लोप डिफरेंशिएट करंट, चार्ज टाइम ग्राफ का स्लोप करंट, करंट का डिफरेंशिएशन ना ली, करंट का स्लोप ना ली, करंट का एरिया या करंट का इंटीग्रेशन, देख I इंटू डी टी, करंट का इंटीग्रेशन टोटल फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का एरिया ना ली, चार्ज का एरिया ना ली। बता बता ये क्लियर है कि नहीं एकदम? देख करंट क्या होता है? स्केलर होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? स्केलर होता है। क्यों स्केलर होता है? डायरेक्शन नहीं है क्या? डायरेक्शन है, मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन मतलब करंट मूव करता है, या डायरेक्शन ऑफ करंट लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ करंट, 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 करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ करंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सर डायरेक्शन है तो ये स्केलर कैसे हो गया? बिकॉज इट डज नॉट फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन डज नॉट फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक नेसेसरी कंडीशन और होता है कि वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों वो वेक्टर हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों वो वेक्टर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए, तभी वो वेक्टर होगा, तभी वो वेक्टर होगा। सच को कभी टेंसर बोलते, टेंसर सिलेबस में नहीं है, ऑप्शन होगा तो आप टेंसर भी बोल सकते हो, मे टेंसर लिख सकते हो, मे टेंसर, नहीं तो आप इसको स्केलर ही बोलोगे। टेंसर क्या होता है सर? सिलेबस में नहीं है भाई। तो बताइए करंट को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। किसी इंस्टेंट पे करंट क्या होता है? वही I बराबर डी क्यू बाई डी टी, अभी तो पढ़ाया। सर एवरेज करंट क्या होगा? इन टाइम टी, एट मतलब किसी इंस्टेंट पर, और इन टाइम टी मतलब एवरेज करंट। एवरेज करंट होगा टोटल फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, ये एवरेज करंट होता है। आई एवरेज क्या होगा? अरे भाई जैसे तुम डिफाइन करते हो ना एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हो बताओ? एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करते हो टोटल चेंज इन पोजीशन, टोटल चेंज इन पोजीशन बटा टोटल टाइम टेकन। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हो? सुने हो, नाम सुने हो, डी क्यू बाई डी टी, सॉरी डी एक्स बाई डी टी, डिफरेंशिएशन से। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे आता है? डी एक्स बाई डी टी से। एवरेज वेलोसिटी कैसे आता है? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी से। उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस करंट कैसे आएगा? डी क्यू बाई डी टी से। इंस्टेंटेनियस करंट कैसे आएगा? डी क्यू बाई डी टी से। एवरेज करंट कैसे आएगा? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी से। एवरेज करंट कैसे आएगा? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी से। ठीक है, चलो अब भाई सब सवाल कैसे इस पर पूछे जा सकते हैं? क्या हुआ? आया भी? अच्छा वो लक्ष्य वाला लाओ ना, तो लाओ लाओ लाओ। अरे धुआंधार, जोरदार, शानदार भाई। नहीं नहीं खुश रहो खुश रहो। अरे भाई भाई लक्ष्य की क्लास चल रही है और लक्ष्य का ये बच्चा आ गया। नाम बताइए, नाम बताइए, आप अपना नाम बताइए। सर वैभव गुलानी। वैभव, कैसा लग रहा है? बढ़िया सर। हमेशा आप स्क्रीन के उस तरफ थे, पहली बार स्क्रीन के इस तरफ आए हैं? हाँ सर। बच्चों को कुछ बता दो यार, क्योंकि नहीं अभी धीरे धीरे अचानक से धीरे धीरे। ये तो वही बैच है ना, इसलिए मुझे एक्साइटमेंट हो रही है। अरे नहीं नहीं ये भी लक्ष्य चल रहा है, ये भी लक्ष्य बैच है भाई। बोला था ना, बाद में बताऊंगा क्या बोला था। वो वाले सरप्राइज हैं जो अपने चल रहे थे। हाँ तो वो वाले सरप्राइज है। पहली बात तो ये, दूसरी बात तो ये कि तुम्हारे नंबर टोटल कितने आ रहे हैं? सर टोटल 705। 705। फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180। अरे यार जीने दोगे कि नहीं? अच्छा तुम अर्जुना लक्ष्य दोनों में थे या सिर्फ लक्ष्य में थे? सर लक्ष्य में थे, साथ में अर्जुना मिल गया था जो सब्सक्रिप्शन फ्री में, उससे पढ़ लिए थे अर्जुना भी। तो पहले तुम्हारे पास 11th में कहाँ पढ़े थे? फिर ऑफलाइन कहीं गए थे तो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कहीं नहीं गए थे, 11th बर्बाद कर दी थी।
अच्छा कैसे बस यही 11th बर्बाद करके 705। एमआर सर बच्चे नहीं अब आप ही लो। बच्चे आप यही पूछना चाह रहे हो कि 11th बर्बाद अब 12th कैसे करें, यही होता है ना, तो तुम जरा गाइड कर दो। यहाँ पे हाँ। देखो कुछ भी होगा, बच्चे को एकदम अनएक्सपेक्टेड, अनरियलिस्टिक, इमेजनरी चीजें लगेगा यहाँ पर, लेकिन भाई ये जीता जाता इंसान एग्जाम्पल है। हाँ देखो मास है इसके अंदर, वॉल्यूम भी है, थोड़ा कम है। हाँ चलो गाइड कर दो जरा बच्चों को 11th बर्बाद होते हुए भी फिर 12th में इतने अच्छे मार्क्स कैसे आए तुम्हारे। सर कंसिस्टेंसी और फोकस ही करा सकता है कुछ भी। और आगे एक्सप्लेन करो तो कि- भाई कंसिस्टेंसी और फोकस तुमने बोला, मैंने तुमसे पहले ही बात किया था, तुमने बोला कि सर मैं रोज पढ़ता था, कभी मैं डिसकंटिन्यूअस नहीं हुआ, लेकिन 11th तुमने बर्बाद किस रीजन से किया था? सर 11th में थोड़ा तो फोकस कम था और कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था 10th का कि सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। देख लो भाई गांव और स्कूल के जो टॉपर होते हैं ना, उनको औकात पता चलता है 11th में आते ही। ये बच्चे ने सर सच्ची में यही हुआ था सेम। लेकिन यार ये चीजें तुम्हारे साथ 12th में क्यों नहीं हुआ? मतलब फोकस 12th में भी तो खराब हो सकता है, क्योंकि जिसका एक बार हुआ उसका 2 बार भी हो सकता है। बिल्कुल सर लेकिन बुद्धि आ गई थी ना, पता है अब आगे कोई रास्ता नहीं है। सही है, सीख लिया था कि भाई झटका लग चुका है। सर आगे कोई रास्ता ही नहीं था, तो बस एक ही जगह फोकस करना था बस अब। सही है। अच्छा मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे बैकलॉग तुम्हारा अगर हुआ कभी, पहले बात बताओ कि हुआ कि नहीं। सर होता बहुत कम था, एक आध दिन का होता था तो वो जल्दी कवर कर लेता था मैं। देख लो भाई जमाने भर का बैकलॉग करके बैठे हुए हैं ये। और बताओ कि अगर जैसे एक आध लेक्चर भी बैकलॉग हुआ तो कैसे कवर किया तुमने उसको? सर मतलब ओवर टाइम दो कुछ भी करो, बस कंप्लीट करना है अच्छे से। हाँ बस समझ में भी आना चाहिए। सही बात है। और मतलब जितना जल्दी हो सके उसको कंप्लीट करो। अच्छा बैच में जितने अपने टेस्ट हुए वो सारे टेस्ट दिए तुमने, कोई छोड़ा टेस्ट? नहीं सर सारे दिए थे। कितने घंटे देख रहे हो? सर मतलब जब शुरुआत हुई थी 12th तो सर है ना 10 से 11 घंटे, फिर तो 12 13 14 सब पार ओ जाते भाई। थे। ये 11th वाला के पास, 11th वाले बच्चों के पास ये वीडियो जाना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार बच्चा क्या सोचता है ना कि 10th में वो कहीं का टॉपर या कुछ होता है, तो 10th से 11th में जाते ही ओवर कॉन्फिडेंस में ना वो टीचर की बात थोड़ा कम सुनता है, नोट्स कम बनाना। हाँ सर ये बहुत ज़्यादा होता है। 11th में नोट्स ही नहीं बनाया तूने? सर कुछ भी नहीं किया था 11th में, पढ़ा ही नहीं था। भाई देख रहे हो, तैयारी करी, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। और देखो मैं एक चीज़ और एक्सेप्ट करता हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि लक्ष्य में यही 4 या 10 या 20 बच्चे नहीं थे, बच्चे बहुत थे, लेकिन सभी बच्चों को हमने पढ़ाया, सब क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ? तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने सेलेक्ट कराया, पहली बात तो टीचर कभी सेलेक्ट नहीं करा सकता, टीचर पढ़ाता है जितना कंटेंट जरूरी है उतना, और सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन उसी में से जो बच्चा पढ़ता है ना सेलेक्ट वही होता है। 2 सेकंड के लिए हो सकता है कि आप ये ओवर कॉन्फिडेंट में आ जाओ कि अरे यार ये तो जोरदार रिजल्ट बच्चे दे रहे हैं, हम भी पढ़ के दे सकते हैं, लेकिन भाई इतना आसान नहीं है। उस हजारों में से सिर्फ 100 या 200 बच्चे, हजारों में से 100 और 200 बच्चे ही क्यों ऊपर उठ के आते हैं? भाई जान लगाना पड़ता है, एक सनक होता है, एक पागलपन होता है। शायद तुमने होली, दिवाली और तुम्हारा बर्थडे उस दिन भी पढ़ाई करी थी? सर दिवाली वाले दिन याद है 12 घंटे पढ़ा था। ओ भाई बस मुझे पता था यही होता है। और तुम देखो तुमने दिवाली के दिन क्या किया था और इस दिन 12 घंटे पढ़ा था, तो भाई मतलब फर्क कहाँ है पता है ना? डिफरेंस देख रहे हो कहाँ है? मैं एक बात जानना चाहता हूँ, बच्चे का ही क्वेश्चन आ रहा है कमेंट में, जैसे जो टेस्ट होते थे बैच के टेस्ट, उसमें कितने मार्क्स आया करते थे? सर मतलब कभी कम भी होते थे, लेकिन अधिकतर 600 प्लस रहते थे। कभी कभार कम जाते थे तो उस पर वापस मेहनत करके वापस आ जाते थे। बढ़िया। और AITS के जो पेपर होते थे उन पेपर में कितने मार्क्स आते थे? सर उनमें भी 600 प्लस बन रहे थे, जैसे जैसे है ना कोर्स के साथ चल रहा था ना तो बनते जा रहे थे। चलो बढ़िया। मतलब टेस्ट में अगर कभी तुम्हारे कम नंबर भी रहते हैं तो देखो 700 प्लस आए इसके, टेस्ट में इसके 600 प्लस रहते थे, है ना? तो मतलब तुम कवर कर सकते हो और नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आसान ही आते हैं। 11th का रिवीजन कब से शुरू किया तुमने? 12th में जाने के बाद 11th का रिवीजन स्टार्टिंग से किया कि सितंबर से किया या दिसंबर से किया? सर जैसे है ना शुरुआत में तो लेक्चर फ्रिक्वेंसी कम रहती थी लक्ष्य में भी, तो उसके साथ ही है ना जो 11th के टॉपिक्स बिल्कुल आते ही नहीं थे वो पढ़ता गया। फिर जैसे जैसे लास्ट आता गया तो थोड़ी मैंने अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी, थोड़ा टाइम बढ़ा दिया, ताकि है ना जो 11th थी उसको मैनेज कर पा रहा था। और जैसे ही है ना 12th ख़त्म हुई उसके बाद तो फिर है ना सिर्फ 11th ही बच रही थी। 12th को अच्छे से साथ में ही रिवाइज कर लिया था बहुत बार, तो सर 11th को करके फिर दोनों के रिवीजन साथ में मॉक टेस्ट देने शुरू कर दिए थे। बढ़िया यार, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। और कुछ क्लास की बातें?
कुछ याद हो, कुछ फनी इंसिडेंट, कुछ ऐसा बोला हो जिसमें मजा आ गया हो, या बोला अरे यार कैसा मास्टर है ये, कुछ डांट वाट गाली वाली सुना क्लास में? हाँ सर, बिल्कुल बताओ बिंदास, हाँ। एक बारी आप थोड़ा दूर खड़े हो। सर एक बारी कैपेसिटेंस वाले में आपकी जो डांट थी वो रुला गई थी। अरे अब वो तो यार डाटा तो इसलिए जाता है कि तुम लेकिन पढ़ो। सर हाँ। उस दिन सोच लिया था इन सर से मिलके रहना है यार, अरे वाह, रिजल्ट वाले दिन। मिल लो। नहीं ये मतलब मैंने कई बच्चों से और भी बातें करी, तो डांट का बुरा नहीं लगता यार बच्चों को। नहीं। हाँ? शुरुआत क्योंकि शुरुआत आपकी में लगा डांट था, बड़ी ईमानदार डांट लगा था, शुरुआत में लगा था। शुरुआत में लगा था, बाद में आदत हो गई थी। मतलब बहुत सारे बच्चों से मैंने बात किया, अगर लगता है, देखो स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है कि यार कैसा साइको और पागल मास्टर है, कई बार लग जाता है कि यार, और लेकिन बाहर से जो लोग देखते हैं उनको तो बिल्कुल ही लगता है। हाँ जो नहीं पढ़ रहा उसको तो बिल्कुल ही लगता होगा। अच्छे से जानते हैं। और स्कूल जाते थे क्या 12th में? सर 12th में नहीं, बंद कर दिया था। ऑफकोर्स बंद करना ही पड़ेगा यार, तुम्हारा 11th खराब था, 12 घंटे 14 घंटे पढ़ोगे तो स्कूल जाते हुए तो पॉसिबल नहीं जाता था स्कूल, बिल्कुल ही घर रह के पढ़ाई करता था। और भाई बहुत अच्छा लगा, खाया पिया कर अब, क्योंकि कॉलेज में ऐसे दिक्कत नहीं होगी, कॉलेज में जाके बस बोल देना, कॉलेज में जाके बोल देना कि पीडब्ल्यू के लक्ष्य और यकीन वैसे पढ़े हैं, कोई दूर दूर तक 2-2 हाथ तक दिखाई नहीं देगा, है ना, बस इतना बता देना। और बच्चे मिलेंगे ना पिछले हाँ है ना, क्लास का ही नहीं कॉलेज का भी गुंडा हम ही है। चलो यार, नहीं तुम कॉलेज देखो, ये भी है भाई, गारंटी है सेलेक्ट होके जाओ कॉलेज में, तुमको दूर दूर तक छूने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि हाँ वहां भी सारे अपने बच्चे हैं, 4th ईयर 3rd ईयर, और इंडिया के मतलब ठीक है भाई, मतलब ज्यादा नहीं बोल रहा, लेकिन हम लोगों ने यार कोटा और 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं, इंडिया के मतलब 90% कॉलेज में अपने बच्चे पढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि 1st 2nd ईयर में, 5वें साल 4थे साल 3रे साल दूसरे साल इंटर्न कर रहे हैं, एकदम हर कॉलेज में बच्चा पढ़ रहा है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, तुम काम करो उसके बाद हम देख लेंगे, है ना, रैगिंग नहीं होगा तुम्हारा, ये गारंटी हमारी है। चलो यार, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन यार, बहुत बहुत। समझ गया, क्लास का नहीं कॉलेज का गुंडा हम ही है, किसी भी साल में सेलेक्ट होके जाओ, दूर दूर तक रैगिंग करने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम MR के स्टूडेंट हो, समझ गए, क्योंकि तुम MR के स्टूडेंट हो, नाम ही काफी है। तुम मत लेना शुरू कर देना कि हम भी MR के हैं, पता चला पहले साल में गए और तुमने भाई साहब 2nd ईयर 3rd ईयर वालों का रैगिंग लेना शुरू कर दिया, फिर मैं नहीं बचाने आऊंगा, कूटा जाएगा फिर। चल दे किधर सर, मोटिवेशन मिल रहा है इससे। तो देख, करंट ऑफ 0.6 एम्पियर इज ड्रॉन बाय द इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। ठीक है, सुनो ध्यान से, करंट हमको दे दिया 0.6 एम्पियर, क्या दे दिया 0.6 एम्पियर, ड्रॉन बाय द इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, मतलब 10 मिनट तक इतना करंट बहा है। Which one of the following is the amount of electric charge that flows through the circuit? सर्किट से कितना चार्ज बहा है। तो यहां पे इंस्टेंटेनियस करंट है कि एवरेज करंट है, तो किसी इंस्टेंट पे तो बात नहीं कर रहा, ये तो बोल रहा है कि इतना करंट बह रहा था। तो आई एवरेज का कंसेप्ट लगेगा डेल्टा क्यू, टोटल फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। करंट तुम्हारा दिया 0.6 एम्पियर, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो 10 मिनट, तो मिनट को सेकंड में चेंज करो तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, टोटल फ्लो ऑफ चार्ज। तो 0.6 है तो ये आप लिख सकते हो 6/10 गुना 10 गुना 60, ये कट जाएगा 36, 360 कूलम आंसर आएगा टोटल फ्लो ऑफ चार्ज। सही है क्या? 360 कूलम आंसर आएगा क्या? बोलो भैया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिस थ्रू द सेल इन 4 मिनट इज 480 कूलम, मतलब 4 मिनट तक जितना कूलम है। देन कैलकुलेट द करंट पासिस थ्रू द सेल। अच्छा, 4 मिनट में टोटल चार्ज फ्लो किया है 480 कूलम। ये इंस्टेंटेनियस करंट की बात कर रहा है कि एवरेज करंट की बात कर रहा है, ये सवाल पढ़ के आप बताएंगे। इंस्टेंटेनियस की एवरेज, सर अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द सेल इन 4 मिनट इज 480 कूलम। देन कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू द सेल, कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू द सेल। तो I बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी।
टोटल चार्ज कितना है 480 कूलम, टाइम कितना है 4 × 60, 0 से 0 कैंसिल होगा, हाँ 48/24 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। क्या आंसर आ रहा आपका? भाई साहब आग धुआं बिछा दिया, एकदम धुआं बिछा दिया, एकदम धुआं बिछा दिया। देख, द करेंट इन अ वायर विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन I बराबर 4 + 2t, ये करंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 4 + 2t करंट दिया हुआ है, where I is the ampere and t is the second, then quantity of charge which has passes through the cross section, the quantity of charge which is passes through the cross section, मतलब किसी वायर से कितना चार्ज टोटल पास किया है इन द टाइम 2 सेकेंड टू 6 सेकेंड विल बी, मतलब इनिशियल टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड से फाइनल टाइम कितना दिया हुआ है 6 सेकेंड। बताओ क्या दिया तुम्हें? करंट। क्या पूछ रहा है? चार्ज। कैसे निकालोगे सर? हमें पता है I × dt का इंटीग्रेशन डेल्टा क्यू होता है। अच्छा चलो इसको भी ड्राइव करके बताता हूं। हमने पढ़ा था I बराबर dq/dt, पढ़ा था? हाँ सर। dt को उठा के इधर ले जाओ तो I × dt बराबर dq, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो तो इंटीग्रेशन ऑफ I × dt बराबर dq का इंटीग्रेशन डेल्टा क्यू हो जाएगा। लो यही का दूसरा फॉर्म है ये। तो ऐसे याद रखो कि I × dt डेल्टा क्यू होता है। I क्या है 4 + 2t, रख दो यहां पर 4 + 2t × dt, लिमिट क्या है 2 से 6 तक, 2 से 6 तक। अब यहां पे दो टर्म है, दोनों टर्म को एक एक करके इंटीग्रेट करोगे, 4 का इंटीग्रेशन dt के साथ प्लस 2 कांस्टेंट बाहर है इंटीग्रेशन t × dt, क्या होगा t × dt, लिमिट रखोगे 2 से 6 तक, 2 से 6 तक। अब जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये 4 टर्म आपका बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, 4 बाहर चला गया, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपल t, लिमिट रखेंगे 2 से 6 तक, प्लस देखो 4 कांस्टेंट बाहर, dt का हो जाएगा सिंपल t, 2 बाहर, t का हो जाएगा t²/2, लिमिट रख देंगे अपन 2 से 6 तक, लिमिट रख देंगे 2 to 6, 2 से 2 कट गया। अब ऊपर वाले में लिमिट रखो पहले, तो इसमें लिमिट रखोगे 4 बाहर है, t के जगह पे रखोगे 6 - 2, तो देखो 4 बाहर है, t के जगह पे रखोगे 6 - 2, प्लस इधर देख भाई 2 से 2 कट गया, t² बचा, t² पे रखोगे 6, फिर रखोगे 2, तो t² की जगह पे रखोगे 6 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, क्या यही बनेगा दो टर्म, 6 में से 2 गया 4, 4 चौका 16, 16 प्लस ये हो जाएगा 36 - 4 32, 16 + 32 48, 48 कूलम आंसर आ रहा। कोई ऑप्शन है 48 कूलम, ले भाई बता बेटा। भाई मैं एक चीज बताऊं ईमानदारी से, बहुत सारे बच्चे को सेलेक्ट होते हुए ऑनलाइन से पहली बार मैं इतना देख रहा हूं, और भाई साहब लाइन से 180 180 180 180, भाई दम ले ले तो 175 176 175 तब जब उसने एक गलत किया, 176 तब जब उसने एक अटेम्प्ट नहीं किया, टोटल 44 सही किया। भाई पहली बार मैंने देखा है 44 171 175 170 166 176 175 180 180 180, मेहनत का नतीजा है। थोड़ा हमारा, थोड़ा नहीं, थोड़ा हमारा, बहुत सारा बच्चों का, थोड़ा हमारा और बहुत ज्यादा बच्चों का, एकदम धुआं बिछा दिया। कितना सीख रहे, कितना रिजल्ट ला पाएंगे, उसका रिफ्लेक्शन हमें नहीं पता था, आज वो देखने को मिला, आज वो देखने को मिला। बहुत मोटिवेशन मिला इस चीज से, और अब ऐसा लग रहा है जितना मेहनत हमने पिछले 3 या 4 साल में, या पिछले साल या उससे 2 सालों में, 2 साल 11th और 12th, जितना मेहनत करके हमने बच्चों को पढ़ाया है, 18 घंटे लाइव, अच्छा 18 घंटे पढ़ाया लाइव, अगली बार 36 घंटे पढ़ाएंगे लगातार, दुगनी मेहनत करेंगे। तैयार हो जाओ, कमर कस लो, एकदम
जान लगा देंगे और पिछले साल से भी ज्यादा रिजल्ट आके दिखाएंगे। हाँ भाई, देखना 18 घंटे का लाइव। 18 घंटे के लाइव में तुम एक चीज देखोगे, मेरे चेहरे पे थकान 18वें घंटे के बाद भी नहीं था। जुनून और पागलपन कहते हैं इसको, जो आज आपने बच्चों में भी देखा होगा। दिवाली के दिन भी 18 घंटे पढ़ रहा है, सॉरी 12 घंटे पढ़ रहा है। तो ऐसे नहीं होता है। कराएंगे पूरा 11 तुमको भी धीरे धीरे करके, बेसिक चीज़ें अभी कराएंगे, बाद में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, रिवीजन कराएंगे। ठीक है भाई, एकदम आग लगा देंगे। कोई खास बात नहीं, बहुत आसान सवाल था ये। I इंटू डी टी करना है आपको। ठीक है, चलो ये सवाल देखो। इफ चार्ज Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4, Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4 फ्लोइंग थ्रू द वायर, देन फाइंड करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड इन 2 सेकेंड। करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड इन 2 सेकेंड, एट 2 सेकेंड इन 2 सेकेंड। यहां पर जो चार्ज दिया हुआ है वो दिया हुआ है Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4। हमें क्या करना है कि सर हमें 2 सेकेंड पर करंट निकालना है और 2 सेकेंड में करंट निकालना है। इन दोनों में फर्क है क्या? हाँ यार, फर्क तो है। एट 2 सेकेंड का मतलब है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इंस्टेंटेनियस करंट, और इंस्टेंटेनियस करंट के लिए क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करेंगे टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4 का टाइम के रिस्पेक्ट में। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, देखो ना, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t प्लस 2t का करोगे 2 बाहर, t का 1, t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। तो ये बनेगा तुम्हारा 2t प्लस 2, 4 का डिफरेंशिएशन 0, ये लिख देता हूँ 0। ये तुम्हारा करंट आया। हमें करंट की वैल्यू कब निकालनी है, 2 सेकेंड पर। तो यहाँ पर टाइम को 2 पुट करेंगे, 2 गुना 2 प्लस 2, 2 ना 4 प्लस 2, 6 एम्पियर करंट आ रहा। हमने चार्ज को डिफरेंशिएट किया पहले, आता है ना डिफरेंशिएशन, ऐसा तो भूल गए डिफरेंशिएशन भाई। डिफरेंशिएशन में टी स्क्वायर में पावर बाहर चला जाएगा, t का पावर 2 माइनस 1, तो t बचेगा तो 2t, और 2t का 2 बाहर, t का डिफरेंशिएशन 1, 4 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, ले माइनस 0 लिख ले तो 0 ही आएगा। अब पूछ रहा है इन 2 सेकेंड, तो इन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड का मतलब है एवरेज करंट। एवरेज करंट कैसे आएगा, एवरेज करंट कैसे आएगा सर, I इज इक्वल टू टोटल फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल फ्लो ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू को लिखते हैं फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। फाइनल चार्ज कब, जब टाइम फाइनल हो, माइनस इनिशियल चार्ज कब, जब टाइम इनिशियल हो। इनिशियल टाइम कितना 0, फाइनल टाइम 2, बटा यहाँ पे 2 माइनस 0 लिखोगे, अरे वही फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यही तो डेल्टा टी होगा। अब इन 2 सेकेंड का मतलब है 2 सेकेंड का इंटरवल, इन 2 सेकेंड मतलब इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड, इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड, इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। जब हम यहाँ पे टाइम को 2 पुट करेंगे तो चार्ज का इक्वेशन ये दिया हुआ है, तो हम चार्ज की वैल्यू निकाल लेते हैं टाइम 2 पर। तो ये होगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 4 माइनस 4, तो ये आएगा 4, 2 सेकेंड पर 4 आ रहा। और जब टाइम को 0 रखेंगे तो कितना है, 0 रखोगे तो 0 इंटू 0 माइनस 4, तो माइनस 4 आएगा। 0 रखोगे तो माइनस 4 आएगा। अब पुट करो, फाइनल चार्ज कितना है 4, माइनस ऑफ माइनस 4 बटा 2 माइनस 0, तो हो जाएगा 8/2 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। तो 6,2 4 एम्पियर, एक आएगा 6 और दूसरा आ रहा क्या बेटा 2। नेक्स्ट देखो, द ग्राफ ऑफ द करंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन बाय इफ चार्ज फ्लोज थ्रू द वायर इन 7.5 सेकेंड इज Q1, इन 7.5 सेकेंड इज Q1, यहाँ पे सेकेंड में दिया हुआ 7.5 सेकेंड 15 सेकेंड इज Q1, and that flows through the wire in 15 second is Q2, then ratio of Q1 by Q2। तो हम जानते हैं, भूल गए हो तो याद दिला देता हूं, I एंड Q का रिलेशन, इधर जाओगे तो स्लोप और इधर जाओगे तो एरिया। तो करंट टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है, टोटल फ्लो ऑफ चार्ज। अब बोला है टाइम 7.5 सेकेंड तक, मतलब इस ग्राफ का एरिया। ये करंट दिया हुआ तुम्हारा 6 एम्पीयर, इसका एरिया निकालो। तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ
इंटू बेस हो गया 7.5 मल्टीप्लाई हाइट हो गया 6। तो 2 से 6 को कैंसिल करोगे 3, और बोला यहाँ से यहाँ तक ही निकालना है टोटल फ्लो ऑफ चार्ज। तो डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई 3। सर ठीक है, बढ़िया। और बोला है तुमसे Q2 फ्लो कर रहा है इन 15 सेकेंड। तो इन 15 सेकेंड में ये भी आ जाएगा क्या? हाँ सर, टोटल लिखोगे ना इन 15 सेकेंड जो Q2 है, इस Q2 में ये एरिया तो आएगा ही 7.5 मल्टीप्लाई 3 प्लस ये वाला एरिया और आएगा। तो ये विड्थ कितना है यहां से यहां तक? सर 7.5 से 15 का डिफरेंस 7.5 मल्टीप्लाई ये हाइट कितना है 6। तो यहां पे 7.5 अगर तुम कॉमन निकाल लोगे तो 6 3 9, ये 9 आ जाएगा। अब दोनों का रेशियो निकालना है, तो ये Q1 और ये Q2। तो Q1 बाई Q2 आ जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई 3 बटा 7.5 मल्टीप्लाई 9। ये कट के आ जाएगा 1/3। 1:3 आंसर आ रहा। क्या कहते हो तुम? ओ भाई साहब, ऑप्शन ही नहीं है। कहां गलती हुई है, कहां गलती हुई है? एंड फ्लोज थ्रू द वायर इन 15 सेकेंड इज Q2। तो इन 15 सेकेंड का मतलब तो मैं 0 से 15 लूंगा ना भाई, 0 से 15 लूंगा इन 15 सेकेंड। मेरा आंसर सही है, ये पगलैट है। 1:3 ही आएगा। अरे मैं जब सॉल्व करूं ना और ऑप्शन मैच ना करे, इसका मतलब सारा ऑप्शन गलत है, मेरा आंसर सही है। समझ गया? गलत है ये। तू है अंग्रेजी के भिखारी। सवाल फिर से पढ़। चार्ज फ्लोज थ्रू द वायर इन 7.5 सेकेंड इज Q1 एंड फ्लोज थ्रू द वायर इन 15 सेकेंड। फ्लोज थ्रू द वायर इन 15 सेकेंड। तो 7 सेकेंड इन का मतलब होता है में, 7 सेकेंड में। तो 7 सेकेंड में का क्या मतलब है? एक इंटरवल है, कहां से कहां तक? इंटरवल है 0 to 7.5 सेकेंड का। 0 सेकेंड से 7.5 सेकेंड, 0 सेकेंड टू 7.5 सेकेंड, यही बोलोगे ना इन सारे 7 सेकेंड 7.5 सेकेंड। और ये बोला है इन 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड का क्या मतलब हुआ? 0 सेकेंड टू 15 सेकेंड। ये बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत मोटी बात है। सर आपने 15 क्यों नहीं लिया? देखो बेटा, जब मैं इसका एरिया निकालूंगा, इसका एरिया, तो मैं लूंगा रेक्टेंगल का हाइट जो कि है 6 और इसका बेस जो कि है 7.5। कैसे? 15 में से सारे 7 सेकेंड ये है, तो 7.5 ये और अगला 7.5 ये। तो यहां पे विड्थ देखोगे ना, वन इज टू 3। सर भरोसा नहीं है भैया का 150 रुपये अभी भी बाकी, दे दूंगा रे, पेटीएम कर दूंगा ना। और ये कौन सा पॉपुलर डाउट है यार? सर हमने ट्रायंगल का एरिया क्यों लिया, रेक्टेंगल का क्यों नहीं लिया? भाई ये Q1 कह रहा है। भाई साहब ऐसे डाउट पूछोगे ना तुम्हारे 20 नंबर नहीं आएंगे भाई, 20 नंबर नहीं आएंगे तुम्हारे। इफ चार्ज फ्लोज थ्रू द वायर इन 7.5 सेकेंड इज Q1। तो भाई 0 से 7.5 तक तो ये ट्रायंगल ही बन रहा ना खाली, 0 से 5 सेकेंड तक। भाई यहां तक टाइम बोला है तो यहीं तक एरिया लूंगा। एंड इन 15 सेकेंड मतलब 15 सेकेंड में टोटल लूंगा। ले आज भर इतना ही, सॉरी थोड़ा सा समय तुम्हारा खराब कर दिया, लेकिन सीखने को भी तुम्हें बहुत मिला होगा। अगली क्लास में हम फिर से पढ़ेंगे जान लगा के। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।